हेलो हेलो। क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब? बहुत ही मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। नमस्कार गोरिल्ला आर्मी, कैसे हैं सारे के सारे लोग? जल्दी से आ जाइएगा, आप लोगों का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। यकीन वालों कहाँ गए? अरे भैया आ जाओ। यकीन वालों कहाँ गए तुम? जल्दी बता दो, आ गए हो क्या? हाँ सर, हम आ गए हैं। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से चालू करते हैं आज की कहानी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और हमेशा की तरह पढ़ रहे होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार 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 देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे और पढ़ाई वढ़ाई सब लोग कर रहे हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही बढ़िया, नमस्कार भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गोरिल्ला आर्मी के जाहो, सभी लोग मेरे ख्याल से आ गए हैं और सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से फटाफट से एक बार यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा दीजिए। अगर आप लोग आ गए हैं तो फटाफट से यहां पे आ जाइएगा, क्योंकि हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं। नमस्ते गोरिल्ला आर्मी, क्या हाल चाल? मेरे ख्याल से लगभग बहुत ही ताबड़तोड़ अभी तक अपनी सारी की सारी चीज चल रही है और पढ़ाई वढ़ाई आप लोग बहुत ही ताबड़तोड़ कर रहे हो। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में हमने बात की थी। एक बार फटाफट से दिल बना दो और बताओ मुझे कैसा लग रहा है चैप्टर। मजा आ रहा है क्या चैप्टर में? दिल बना दो एक बार। नीचे की तरफ जो दिल है बेटा, ठोको उसे, उसे क्लिक 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 करते रहो। और बेटा याद रखना, अपनी क्लास में बेटा तुम ही बैठा करो। मैंने फिर भी बोला था तुमसे, अरे भैया क्या करते हो तुम? चला लड़की हो तो मान, लड़कियां तो आजकल फिर भी मानने लग गई। लड़को तुम क्या करते हो, अपनी फैमिली वालों को मत बैठाया करो। क्यों बैठाते हो अपनी क्लास में भाई? अपन केवल तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हाँ, अपन बाबू केवल तुम्हें पढ़ा रहे हैं बेटा, और किसी को नहीं, है ना? तुम क्या अपने पूरी फैमिली को बैठा लेते हो, कह रहे आओ हर्षित सर की क्लास है। अरे बेटा क्यों, ऐसा क्यों मुन्ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ही करते हो तुम? जल्दी से आ जाओ फटाक से। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरे ख्याल से लगभग आप सब बहुत ही ताबड़तोड़ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही व्यस्त होंगे और लगभग सारा का सारा काम आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बात की थी यहाँ पे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में, और मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खोपड़ी में गया होगा। मैं एक बार और रिवीजन कर रहा हूं, क्योंकि हर क्लास की अपनी शुरुआत रिकैप से ही होती है। तो रिकैप करेंगे बहुत ही ताबड़तोड़। और अगर आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है तो बेटा फर्स्ट क्लास ही रहेगी क्या कभी? अबे मुन्ना, फर्स्ट क्लास ही लेते रहोगे क्या? आगे भी चल लो बेटा। चलो जरा एक आप रिकैप करते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है? फटाफट से मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अपने हर क्लास का जो पॉइंट होता है वो रिकैप से होता है। हम यहाँ पे रिकैप के बारे में बात करते हैं। एक बार देखते हैं जरा रिकैप एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या आज लेके आया हूं मैं तुम लोगों के लिए। मैंने बोला था ये चैप्टर तुम्हारे टिप्स पे रख दूंगा। तुम्हें इस चैप्टर में या बॉटनी के किसी भी चैप्टर में कोई लोड नहीं आने दूंगा, और ये प्रॉमिस जो किया था, ये प्रॉमिस हम अब भी फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है? लगभग चालू करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जरा मेरी जरा बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। हम लोगों ने रिकैप के बारे में बात की थी कि अभी तक आपने एग्जैक्टली क्या क्या देखा। हम लोगों ने एग्जैक्ट यहां पे ये देखा कि कोशिका चक्र सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। जिस बच्चे की आज भी पहली क्लास है ये, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने हमेशा बोला है, मैं जो रिकैप देता हूं उसे ध्यान से सुनोगे तो मैं सब कुछ समझा दूंगा। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में एक बात की थी कि कोई भी कोशिका होगी तो वो विभाजन करने से पहले वृद्धि करेगी। हम लोगों ने एक बात सुनी थी, 1855 में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे दोस्त, तुम लोगों को तो याद होगा। और पहले के जमाने में वैज्ञानिक भाई साहब बहुत काम करते थे। इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक ही नहीं था। पहले के जमाने में कोई किसी से नहीं पूछता था मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई साहब। पहले बाबू ने खाना खाया हो या बाबू ने खाना खाया हो या बाबू ने खाना नहीं खाया हो, भाई साहब मुंह पे ही आ जाती है लैंग्वेज। तुमने देखा है वो ऐसे नहीं पूछती मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं, ऐसे लैंग्वेज ही नहीं थी। वो थी मेरे बाबू ने खाना खाया था। अब जब मेरे बाबू ने खाना खाया तो आदम तोथिया तत्र तोथिता विभाजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में कि ये आखिर क्या होती है। रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने 1855 में एक बात बोली थी, गाते हुए बोली थी, ओमने सेल्ला ई सेल्ला,
सभी लोगों ने बोला अबे कबूतर क्या बोल रहा है ये, क्या होता है ये ओमनिस सेल्युलर ई सेल्युलर? कह रहा है अबे सुन जरा, कह रहा क्या, कह रहा एवरी न्यू सेल मेड अप फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। तो ये वाली जो चिंगारी रुडोल्फ विर्चो लगा के गए थे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो होना था। और दोस्तों इसके ऊपर बहुत बड़ी ताबड़तोड़ चीज चालू हो गई जिसका नाम था कोशिका विभाजन। सो हम लोग वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो रिकैप में मैंने आपको फटाफट से जो जो बताया है कमेंट बॉक्स में रख देना। आपकी कोशिका कितने घंटे में विभाजन करती है, आपकी कोशिका को कितना टाइम लगता है तैयार होने में, आपकी कोशिका को कितना टाइम लगता है विभाजन होने में। अगर ये सारा का सारा काम आपने कर लिया तो अब आप दूसरी बात और समझ सकते हैं। दूसरी बात यह कि ईस्ट की कोशिका को कितना समय लगता है विभाजन करने में और जीवाणु की कोशिका को कितना समय लगता है विभाजन करने में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना अगर तुमको इसका आंसर आता है तो। जब ये सारा काम कंप्लीट हुआ था तो मैंने तुमसे एक बात और बोली थी कि कोशिका अपने आप में बड़ी खास होती है। कोशिका खास इसलिए होती है क्योंकि उसके पास हर एक छोटी चीज करने के लिए ताकत होती है, और ये सारा का सारा काम कोशिका जो होती है वो आनुवंशिक रूप से कंट्रोल करती है। मैंने प्रोसेस का नाम भी आपको बताया था, पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा। अच्छा, नीट के एग्जाम में मान लो बेटा अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 लाख करोड़ का क्वेश्चन है ये, कि ईस्ट की कोशिका, जानते हो ना ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है कवक। तो नीट के अंदर क्वेश्चन हो गया कि ईस्ट जो कि एक कवक होता है कि कोशिका कितने समय में विभक्त करती है, कितने समय में विभक्त करती है। विभक्त मतलब बढ़ती है ना, करती है। अब बेटा जो जो बच्चे इंपॉर्टेंट होंगे वो तो यहां पे इसका आंसर दे भी देंगे, मगर जो बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है वो कहेंगे अर्षित सर जरा ऑप्शन लिखो हमें, आई लाइक ऑप्शन सर, हमें ऑप्शन चाहिए। मान लो मैंने पहला ऑप्शन यहां पे लिख दिया, क्या लिखा मैंने, वो तो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं लिखूंगा। मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया यहां पे 1 घंटे 10 मिनट, मैंने दूसरा ऑप्शन लिख दिया यहां पे 1 घंटे 20 मिनट, मैंने तीसरा ऑप्शन लिख दिया यहां पे 1 घंटे 40 मिनट, और मैंने एक ऑप्शन और लिख दिया जिसका नाम था 1 घंटे 30 मिनट। अब सभी लोगों को दिमाग में वही चीज घूम रही होगी, सभी लोग कह रहे होंगे हर्षित सर 90 मिनट कहां है, इसमें 90 मिनट दो सर, आथा माझी सटकली 90 मिनट कहां है सर, 90 मिनट तो दिया ही नहीं बेटा। मगर देखो हर किसी दिमागधारी के अंदर दिमाग होता है, और अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत है, और अगर तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत है, मतलब होता है ना कई बार, मतलब एक बहुत पुरानी बात मेरे को याद आ रही है, अब खैर बात ही इतनी पुरानी थी तो मैं भी भूल गया, बात तो अलग है, मगर दोस्तों मैं तुम्हें यह बोलना चाहता हूं इसका आंसर क्या है। बच्चा ढूंढ रहा होगा सर, हाँ 90 मिनट नहीं लिखा, क्वेश्चन बोनस है, दे दो सर बोनस दे दो। कौन कौन है यहाँ पे बोनस वाला बताओ, ऑप्शन ई है उसका बोनस वाला। कुछ होंगे यहाँ पे जो कहेंगे सर बोनस ई है, मेरा ई है सर, मेरा पॉइंट ई है, 90 मिनट आंसर है। बड़ा बेटा 90 मिनट आंसर नहीं होगा मुन्ना, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ देखो थोड़ा सा दिमाग, अब मैं तुम्हें लिटरली बोल रहा हूं, पता है हमेशा क्या होता है, इंसान वही ढूंढने की कोशिश करता है जो पड़ा हुआ होता है। तुम बताना क्वेश्चन कैसा लगा, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मगर हो सकता है ना ऐसा आ जाए, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सारे बालक इसमें चित्र विचित्र परिचित्र हो जाएंगे, यूं कहेंगे सर हमें तो आता ही नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, लड़कियों तुमसे हो गया, पक्का हो गया ना लड़कियों, बहुत बढ़िया। लड़कियां आजकल इंटेलिजेंट हो गई है, बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, क्या बात है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए वही जो आप लोगों का आ रहा है, वो आ रहा है डी। 93% बालक अपने साथ हैं, बहुत बढ़िया बात है। मगर जो 93 के बाद जो 7% बालक हमारे पास बचे हैं उनको बता देता हूं। बेटा देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 30 मिनट और जोड़ लो तो 60 और 30 बेटा 90 मिनट होते हैं। आज तक की बायोलॉजी इतनी थी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा, क्या बात है, मजा आया क्या? हाँ मुझे पता है तुम ऐसे ही कर रहे होंगे। अच्छा लड़कों एक बात तो बताओ, तुम लोगों को पता नहीं कितना, अच्छा ये बात सही से बताना कमेंट में, कितना इंतजार रहता है क्लास में। अगर सच में क्लास में इंतजार रहता है ना तो लगभग 1 मिनट तक तो दिल रुकना ही नहीं चाहिए। अगर सच में क्लास का इंतजार रहता है, मतलब बॉटनी का इंतजार रहता है, मतलब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था भाई साहब ताबड़तोड़, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे और ताबड़तोड़। मैंने बोला था तुमको रोकने की, और तुमको रोकने की जरूरत है ही नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, ठीक है। यहां तक बताओ क्या फाइनली यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया?
तो एक बार बेटा पोल लेट इसलिए आता है क्योंकि देखो बारिश का मौसम है बेटा, बारिश में पोल चलता है तो रास्ते में पोल आ जाते हैं, खंबे आ जाते हैं जगह जगह पे, तो बेटा कई बार पोल लेट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका वाले चैप्टर में सच में मजा आया क्या? यू रियली एंजॉय द कोशिका चैप्टर? और अगर आपको सच में उसमें मजा आया तो आज वाले चैप्टर में आपको और भी ताबड़तोड़ मजा आने वाला है। और दोस्तों आज अपन बात करेंगे यही चीज जो लास्ट क्लास में आपको बताई थी, जिसका नाम था कोशिका चक्र। मैंने आपसे यह बात बोली थी कि कोशिका चक्र का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे बोला था कोशिका चक्र वो होता है जिसमें फर्स्ट और लास्ट एक होगा, उसे हम कोशिका चक्र कहेंगे। जहां से अभिक्रिया को प्रारंभ करोगे वहीं पे ही अभिक्रिया खत्म हो जाएगी, उसे हम चक्र कहेंगे, यानी कि हम उसी को ही बोलेंगे कोशिका चक्र। और बेटे विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। कोशिका चक्र का मतलब होता है पहला और आखिरी एक ही है। मैंने तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया, तुमने घुमा के मेरे पास वापस लेके आ गए, यह है कोशिका चक्र। मगर कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन का मतलब 1 से 2 कोशिका बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। बोलो क्या मेरे दोनों पॉइंट आपकी खोपड़ी में घुस गए हैं? और अगर पॉइंट मेरे घुस गए हैं तो अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आपसे दोस्तों छोटी छोटी बात की थी, और जो भी मैंने बात की थी मैं चाहूंगा यहां पे कमेंट बॉक्स में दुनिया कमेंट करे। आज अपन क्वेश्चन भी करेंगे बिल्कुल, मगर पहले मैं चाहूंगा यहां पे कमेंट बॉक्स में दुनिया कमेंट करे उस चीज के बारे में अगर याद है तो। मैंने आपसे कहा था जहां से कोशिका चक्र की आवश्यकता होगी वो पहली अभिक्रिया कौन सी होगी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते रहना, फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी होगी। मैंने आपसे बोला था कि वो अभिक्रिया कौन सी होगी जिसमें डीएनए डबल होगा। मैंने आपको बताया था वो अभिक्रिया कौन सी होगी जिसमें तारककाय डबल होगा। मैंने आपसे बताया था वो अभिक्रिया कौन सी होगी जिसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो डबल होगा। मैंने कहा था वो अभिक्रिया कौन सी होगी जिसमें तर्कु तंतु यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होगा। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो बधाई हो, बधाई हो आप लोगों को, फिर तो समझ में आ ही रहा है लगभग सबका सब, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों को याद है ना, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कमेंट चलने चाहिए भाई साहब क्लास में, बच्चा सोचे ही नहीं कि सर सोचने से पहले आंसर है सर हमारे पास, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप लोगों को देखो ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में है। अच्छा चलो ये छोड़ो, बायोलॉजी छोड़ो, तुम बायोलॉजी छोड़ो, आज बायोलॉजी के अलावा बात करते हैं। लेडीज संगीत पहले होगा या शादी पहले होगी? याद आया? मैंने कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा बताया था। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास 2 प्रोग्राम है। एस का मतलब संगीत का प्रोग्राम, आज मेरे यार की शादी है, और एम का मतलब शादी। तो शादी में 1 से 2 हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाली बात पता है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। मगर सबसे पहले प्रवस्था आती है जीवन प्रावस्था। जीवन प्रावस्था में कोशिका अपने आप को तैयार करती है एस प्रावस्था के लिए। एस का मतलब लेडीज संगीत का प्रोग्राम। उसके बाद बेटा शादी, एम का मतलब शादी। और फटाफट से यहां पे कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा सारे बच्चे अगर ध्यान से सुन रहे थे लास्ट वाला लेक्चर तो फटाफट से बता दो वो कौन सी प्रावस्था होती है जिसमें शादी के लिए खाना बनता है। अच्छा जो नया नया बच्चा आएगा वो कहेगा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसे है? बेटा ऐसे ही याद है इन सबको। देख मैं कह रहा हूं क्यों ही रटना है बॉटनी। वाई द फियर इज देयर व्हेन वी आर इज हियर। तो फियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो फटाफट से मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना, और अगर ध्यान से मेरी बात सुन ली है और समझ में आ रहा है तो एक बार दिल बना देना, बहुत ही प्यारा वाला। मैंने आपसे बोला था कोई भी कोशिका सबसे पहले विभाजन करती है जो जीवन प्रावस्था में आती है। जीवन के अंदर आरएनए बनता है, जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, जीवन के अंदर वो सारी ऊर्जा वर्जा वगैरह सब कुछ बनती है, और जीवन के अंदर कोशिका अपने आप को तैयार करती है एस प्रावस्था के लिए। एस प्रावस्था एक ऐसी प्रावस्था होती है जो बड़ी ही खास होती है, और आप लोगों को लगभग सारी चीजें याद है। एस प्रावस्था एक ऐसी प्रावस्था होती है जिसमें डीएनए डबल होता है। एस प्रावस्था एक ऐसी प्रावस्था होती है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन डबल होता है। और एस प्रावस्था एक ऐसी प्रावस्था होती है जिसके अंदर तीसरी चीज डबल होती है, कमेंट बॉक्स में बता दो अगली चीज। उसके बाद आती है G2 प्रावस्था। कोशिका अपने आप को फिर तैयार करती है, फिर बहुत सारी चीज बनाती है, फिर आरएनए बनाती है, फिर प्रोटीन बनाती है, मगर एक प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। G2 में जैसे ये सारा काम होगा एम प्रावस्था में कोशिका का विभाजन हो जाएगा। अच्छा फटाफट से, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद होना चाहिए, मैं तो इतना मानता हूं सबको याद है। अगर सबको याद है तो फटाफट से बता दो जीवन प्रावस्था कितने घंटे की होती है, एस प्रावस्था कितने घंटे की होती है, G2 प्रावस्था कितने घंटे की होती है, और एम प्रावस्था कितने घंटे की होती है। तुम्हें आता है तो देखो मेरा लगभग आधे से ज्यादा काम हो गया, क्योंकि मुझे बस एक ही काम करना था, तुम्हें याद करवाना था टिप्स पर, और मैं करवा दूंगा, तुम्हें पता है। बहुत बढ़िया। सेंट्रोजोम, तारककाय, यार क्या बात है, तुम इंग्लिश भी जानते हो। अरे अच्छा कौन कौन ऐसा बच्चा पहले कह रहा था अर्चित सर हम इंग्लिश में इतने निपुण नहीं हो पाएंगे, हमारी इंग्लिश बड़ी वीक है। अब तुम खुद देख लो, तुम आंसर इंग्लिश में दे रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अरे याद है, ये भी याद है, चीटिंग तो नहीं करे ना पक्का, मतलब आंसर बिना चीटिंग के दे रहे हो ना। जीवन जो प्रावस्था होती है वो कितने घंटे की होती है? 11 घंटे की होती है। जो एस प्रावस्था होती है वो कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की होती है।
जो G2 प्रावस्था होती है वो कितने घंटे की होती है? 4 घंटे की होती है। और जो M प्रावस्था होती है वो कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की होती है। तो ओवरऑल आप लोगों को पता है कोई कोशिका अपने आप को तैयार करने में कितने घंटे लगाएगी? सर 23 घंटे लगाएगी। और केवल 1 घंटे में कोशिका का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। यही तो तुम्हारे साथ होता है। पूरे साल तैयारी करते हो 3 घंटे का, अभी तो 3.25 घंटे का होने लग गया, मगर पूरे साल तैयारी करते हो, 3 घंटे का एग्जाम होता है। वाह सर, ये तो सर मजेदार चीज है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 11 8 4 1, बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए बस। अब तुम्हें लग रहा है क्या सच में मुश्किल है? बताओ, सच बताओ, सच में लग रहा है मुश्किल है? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। वो कौन सी प्रावस्था होती है जिस प्रावस्था में, ध्यान से सुनना, वो कौन सी प्रावस्था होती है जिस प्रावस्था में कोशिका जीवन की होगी तो एस में नहीं जाती, बाहर निकल जाती है? वो प्रावस्था कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कर देना। मैं सुनने को बेकरार हूं तुम्हारे आंसर को, कि वो कौन सी प्रावस्था होती है जिसमें जीवन वाली जो कोशिका होती है वो आगे नहीं जाती, एस प्रावस्था में नहीं जाएगी तो कहां चली जाएगी? पता होना चाहिए तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे नो प्रावस्था नहीं होती, उसका नाम दूसरा होता है। हाँ, G0 होता है। नालायको, न्यू करें नो प्रावस्था। अबे नो नहीं होती, G0 प्रावस्था होती है, ये बात। अच्छा, जीरो नहीं मिल रहा क्या तुम्हें? अच्छा, जीरो ढूंढो ना, फिर कहीं तो मिलेगा। बहुत बढ़िया, बोलो क्या पॉइंट क्लियर? 100% मजा आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन और बता दो। अगला एक क्वेश्चन, अगर एक कोई भी कोशिका, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कोशिका जीवन प्रावस्था से आगे निकल गई एस प्रावस्था में और उसका डीएनए डबल हो गया, तो क्या वो पीछे आ सकती है या नहीं आ सकती है? ये पूछ रहा हूं बस। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया? यस नो का आंसर है, फटाफट से बता देना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई भी कोशिका जीवन प्रावस्था से एस प्रावस्था में आ गई तो क्या वह पीछे आ सकती है क्या? बता देना, चलान कट चुका है बेटा। बता दो, आ सकती है या नहीं आ सकती है? बहुत बढ़िया। आज तो बेटा कमेंट में तुमने तबाही मचा दिया भाई साहब, क्या बात है। आज क्या खा के आए हो तुम? कुछ तो खा के आए हो आज। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी बात पे बेटा बहुत बढ़िया, मतलब तुम क्या कर रहे हो भाई? ओहो ओहो माय गॉड, नहीं आ सकती। अच्छा, एक बच्चा भी यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा आ सकती है। वाह यार क्या बात है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, जो तुम लोगों को पता है नहीं पता मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कोशिका की संख्या किसकी संख्या से काउंट करते हैं? सॉरी, गुणसूत्र की संख्या किसकी संख्या से काउंट करते हैं? अगर ये तुम्हें आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार तबाही मचा दो, जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं? जल्दी से बता दो अगर आंसर आता है तो। कोशिका की संख्या किसकी संख्या से काउंट करती है? वो गुणसूत्र की संख्या। बहुत बढ़िया, ये आलू से, अबे रैपट मार दूंगा आलू। हाँ, सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम नहीं बेटा, सेंट्रोजोम नहीं, कंफ्यूज मत हो। सेंट्रोजोम अलग चीज है। सेंट्रोजोम जो होता है ना, जो तुम सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम चिल्ला रहे हो मुन्ना, है ना, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो सेंट्रोजोम होता है ना बेटा, सेंट्रोजोम, ये तो होता है बेटा तारक का है। हाँ, कंफ्यूज मत हो बेटा। हाँ, और एक नाम, अब बेटा सेम सेम नाम रख दिए नालायकों ने, अलग अलग रखते हैं तो हमें भी समझने में दिक्कत नहीं आती। और सेंट्रोमियर का मतलब होता है गुणसूत्र, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेंट्रो गुणसूत्र बिंदु, बोलो बात सही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, सेंट्रोमियर करना, सेंट्रोजोम नहीं। सेंट्रोजोम तारक का होता है, 90 डिग्री के एंगल वाला, याद आ गया? बहुत बढ़िया। क्या आगे चल सकते हैं? अगर यहां तक सारी बात क्लियर है तो एक बार थम दिल बना दो, यूं कह दो सर चलो आगे। बताओ भाई, पानी पी लिया जाए क्योंकि फिर अपन आगे चलेंगे, हम वायलेंट हो जाएंगे। ये बात, सेंट्रो बेटा, सेंट्रोमियर की स्पेलिंग सी से चालू है मुन्ना, काहे करते हो इतनी बड़ी गलती? याद हो गया? पक्का? चल सकते हैं आगे, सभी लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी सर चलो, ये कितना बढ़िया है। अच्छा देखो, कौन कहता है ऐसा कि ऑनलाइन से बढ़िया पढ़ाई नहीं होती? टच, उसने अभी अपनी क्लास देखी ही नहीं। अगर उसने अपनी क्लास देखी होती तो वो ये बोल देता, कह रहा ऑनलाइन से बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। भाई बॉन्डिंग बननी चाहिए। देखो तुम्हारी मेरी बॉन्डिंग बहुत ताबड़तोड़ है ना, बहुत ताबड़तोड़। तुम लोगों ने देखा भी होगा, इनफैक्ट यूट्यूब पे नीट वाला हिंदी माध्यम चैनल पर एक वीडियो शायद कल डाली है इन्होंने, जो वहां की है, जब बच्चों के रिजल्ट सेलिब्रेशन में गए थे, और कितना अच्छा दोस्त, शायद मन जीत जाते हैं हम। ठीक है, एक बार जाके देखना, शॉर्ट्स में जाके देखना, एक वीडियो डली है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगली चीज आप लोगों को मैंने बता दिया था
चैप्टर के अंदर अब क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। अब कोशिका वाले चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम पे डालने वाला हूं। आई थिंक सैटरडे तक मैं डाल दूंगा, तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो बड़ा मजे आ जाएगा। चलो जरा चलते हैं अब आगे, ठीक है, आओ बेटा अब चला जाए आगे, चले, ठीक। दोस्तों लाइफ टाइम आप लोगों को बस एक बात मेरी याद रखनी है कि अगर कभी भी कोई भी आपसे कुछ भी कहे तो आप बस उसको एक बात बोलेंगे। चैट देखो, अब मैं जरा चैट बॉक्स आपकी बंद कर रहा हूं, है ना। देखो चैट बॉक्स दोस्त कभी कभी डिस्टर्ब करती है। अब थोड़ा अपन पढ़ेंगे फिर मैं आपकी चैट बॉक्स खोल दूंगा, तो अभी आप केवल और केवल फोकस करना कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सामने चलना बस और सामने देखना, ठीक है। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को अपनी लाइफ में कभी नहीं बोलना है। क्या सर? मैं अगर आपको कभी भी लिखता हूं सेंट्रोमियर की संख्या, मान लो मैंने लिख दिया सेंट्रोमियर की संख्या, ठीक है, तो आप हमेशा उसको याद रखेंगे कि सेंट्रोमियर की संख्या जो होती है वो बराबर होती है किसके? गुणसूत्र की संख्या के। ये हमेशा आपको ये वाला पॉइंट याद ही रखना है, कभी नहीं भूलना। देखो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मेरे साथ बस नोट मत करना, मेरे साथ समझना। मैं ये चैप्टर आपके टिप्स पे लाके रख दूंगा। बोलती है ना दुनिया टफ है, ये चैप्टर और देख लो। तुमने कोशिका वाला चैप्टर भी देखा ना कि कितना मुश्किल था, अपन ने कितना आसान बनाया। ये चैप्टर और देखना मेरे साथ। तुम्हारे 100% बच्चों के, देखो अगर तुम मेरे साथ रहोगे टिप्स पे रख दूंगा, ये तुम्हें कभी नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी, बट सामने देखते रहना। मैं दोबारा सब कुछ बता दूंगा, 2 बार रिवीजन करवा दूंगा, बट सामने देखना। देखो मैंने पहला पॉइंट तुमको ये लिखा कि कोशिका की संख्या जो होती है, इसका सीधा गुणसूत्र की जो संख्या होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पे सेंट्रोमियर की संख्या आपको देखनी है। सर बिल्कुल ये वाली बात समझ गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी गुणसूत्र आपको बनाता हूं, तो कोशिका वाले चैप्टर में भी आपने देखा है कि गुणसूत्र को बनाने के लिए ये एक संरचना बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रोमियर को दोस्त इंग्लिश में एक और नाम बोलते हैं, मतलब हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है सर, ये वाली बात भी हर्षित सर आपकी क्लियर हो गई। ध्यान से सुनते रहना, मैं सब कुछ याद करवा दूंगा तुम्हें यहीं पे ही, ठीक है। सेंट्रोमियर आपने बना लिया, ठीक। अब होता क्या है दोस्त, इसके ऊपर ना होता क्या है, इस तरीके से एक संरचना लगी होती है। ये कोशिका वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ी थी, याद आ रहा होगा। हाँ सर, ये दोनों की दोनों जो चीजें होती है ना दोस्त, इसे हम बोलते हैं भुजा, गुणसूत्र की भुजा। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी हर्षित सर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये, हाँ जी, और जो ये है, हाँ जी, ये दोनों के दोनों हर्षित सर गुणसूत्र की भुजा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये है गुणसूत्र भुजा। मैंने बोला था कि मैं आपको इंग्लिश के साथ हिंदी, मतलब दोनों चीज करवाऊंगा। इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम आर्म। क्रोमोसोम आर्म, बोलो बात सही है? 100% क्लियर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों पाया जाता है हम सभी लोगों का एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा डीएनए। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी अर्चित सर हमें क्लियर है। तो सर ये डीएनए है? हाँ बेटा, ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, ये डीएनए है। ये डीएनए की संरचना है। बोलो बात सही है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो कि आपका आनुवांशिक पदार्थ है। सर ये भी दोबारा लिख दो, लो इंग्लिश में लिख दूं ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल नहीं रटना है, ये सब का सब हम कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। बताओ क्या यहां तक का पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है क्या? बता दो एक बार, क्या ये जो मैंने यहां पे अभी पॉइंट आप लोगों को बताया है, क्या ये सभी लोगों को मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? 100% कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कोई लोड नहीं है, कोई समस्या नहीं है? ठीक है। ये जो गुणसूत्र की भुजा होती है ना दोस्त, इसी को ही हम क्रोमेटिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड है। ये देखो, ये पूरा एक, पूरा मतलब सर पूरा मतलब क्या कहना चाहते हो? पूरा मतलब यहां से लेकर और ये जो है, हाँ, ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड। याद करना, कोशिका वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमेटिन क्रोमेटिड बनाता है, और क्रोमेटिड से हम गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बनाते हैं। देखो ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है।
बट याद रखना ये पूरा का पूरा जो संरचना मैंने दोस्त अभी आपको बनाई है, ये पूरी संरचना एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या है सर, यही संरचना है जिसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक बात है, तो इसको मार्क कर दो और मार्क करके लिख दो क्रोमेटिड। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्रकार का डीएनए आपके शरीर की एक कोशिका में 46 होते हैं। मतलब समझना बेटा, अब देखो ध्यान से समझना, अब कुछ भी नहीं बोलना है और बस मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, हर एक पॉइंट नोट करने में दिमाग मत लगाना। अब हर्षित सर की बात सुननी है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों के पास, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य के पास कितने एग्जैक्टली गुणसूत्र पाए जाते हैं सर, 46 गुणसूत्र। ठीक है, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से देखना। यहां पे मनुष्य की कायिक कोशिका में, अब जिसको कायिक कोशिका नहीं पता दोबारा बता रहा हूं, कायिक कोशिका वो होती है जो आपके बाल की कोशिका, आपके नाखून की कोशिका, आपके त्वचा की कोशिका, ये सारी कायिक कोशिका है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक सेल, इंग्लिश भी याद रखना। तो मनुष्य की कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र, मतलब 23 के जोड़े उपस्थित होते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मतलब आपकी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र आए, और मैंने आपको बताया भी था ये कैसे आए। आपके प्रत्येक शरीर जब आप बने थे तो कैसे बने, मम्मी और पापा में लैंगिक जनन हुआ, मम्मी से अंड कोशिका आई, पापा से शुक्राणु आए। मम्मी की अंड कोशिका जानते हो ना, एक सेल, उसमें 23 गुणसूत्र थे, पापा के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र थे, 23 और 23 मिल गए तो बन गए 46 वाले। सर वाह क्या बात है, मैंने बोला आसान है ना, बहुत बढ़िया। तो आपके शरीर में 46 के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 के जोड़े। ठीक है, अब दोस्त हमेशा ये वाली चीज याद रखना कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा एरो, हां जी, तो इसे तो हम बोलेंगे नर। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा कभी भी, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मादा। बोलो बात सही है सर, मजा आ गया। अब और सुनो बेटा, अब मनुष्य में अगर नर को दिखाना है आपको, तो आप मनुष्य में, नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य में 46 गुणसूत्र दिखाने के लिए एक और तरीके का आप इस्तेमाल करते हो। 46 को मनुष्य में दिखाते हो नर में 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल में दिखाते हो 44 प्लस एक्स एक्स। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सर ये एक्स एक्स और एक्स वाई क्या है, दिमाग लगाना नहीं है, आगे की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, तो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। छोटी क्लास में हमें बस एक छोटी सी बात पढ़नी है। सर वो क्या? मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आपके अंदर कितने गुणसूत्र हैं, देखो अब आप जिस जगह बैठे हो ना दोस्त, चाहे मन में बोलो, अगर आप तेज चिल्ला के नहीं बोल सकते, मगर अगर आप कहीं पे छत पे अपने कमरे में बैठे हो और आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप बोल के देखो। मनुष्य में अगर मैं तुम्हारे शरीर की बात करूं, मैं बोलता हूं कि तुम्हारे शरीर में या तुम्हारे मम्मी के, तुम्हारे पापा के शरीर में सच में कितने गुणसूत्र होंगे हर एक कोशिका में? आप बोलोगे 46 गुणसूत्र होंगे। सर आपने लिख रखा है, मैंने ठीक है, मैंने कहा पापा के 46 गुणसूत्र को कैसे लिखोगे? आप बोलोगे 44 प्लस एक्स वाई। मम्मी के 46 गुणसूत्रों को कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे 44 प्लस एक्स एक्स। याद रखना, आज के बाद एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। क्लास 12th का टॉपिक है वैसे ही, मगर यहीं पे एक बात बता रहा हूं बेटा। यहां पर आप इसको देख के बता रहे हो मम्मी पापा है, या इसको देख के बता रहे हो मम्मी पापा है, या इसको देख के बता सकते हो मम्मी पापा है? सर इनको देख के बता सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो जिन्हें आप देख के बता सकते हो कि वो मम्मी का गुणसूत्र है पापा का, क्योंकि देखो 44 तो दोनों में एक जैसे हैं, मगर एक्स एक्स हो गया तो मम्मी और एक्स वाई हो गया तो पापा। इसका मतलब जिनको देख के आप बता सकते हो कि वो मम्मी के हैं या पापा के हैं, ये दोनों, तो बेटा इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र, जिनसे आप लिंग के बारे में बताते हो कि वो लड़का है या लड़की है। लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। बोलो क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? मजा आ गया? कैसी भी कोई भी दिक्कत यहां तक बता दो। अगर खोपड़ी में मेरी सारी बात घुस गई है तो घुस गई है, तो फिर अपन आगे चलेंगे, मैं तुम्हें टॉपिक आसान कर दूंगा। बोलो बात सही है? हाँ सर अभी तक बहुत सी आ जाओ फिर आगे चलते हैं।
अब दोस्त आपको पता है मैं आपको कौन सा विभाजन पढ़ा रहा हूं? सर आप हर्षित सर हमें पढ़ा रहे हो समसूत्री विभाजन। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन याद है क्या? तुम कहोगे अरे हर्षित सर अब तो कभी भी ऐसे रोते हुए पूछ लो, रैप्टा मारते हुए पूछ लो, सर याद है। मैंने कहा क्या है? सर अगर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 10 है ना, हाँ, तो इससे जो 2 कोशिका बनेगी, हाँ, उसमें भी गुणसूत्र की संख्या 10 और 10 होंगे, इसे ही तो समसूत्री विभाजन कहते हैं। अरे एक बार पता है क्या हुआ, मैं भाई साहब जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था कोटा के अंदर, तो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बैच लेता था, ठीक है। तो भाई साहब मैं क्या हुआ, एक बार इंग्लिश मीडियम के बैच में घुस गया, और मैं इंग्लिश मीडियम में बैच में घुसने के बाद मैंने उसको हिंदी में डेफिनेशन बता दी। अब तुम्हें तो पता ही है हिंदी की डेफिनेशन कि वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और बेटा यही मैंने वहां पे बोल दी। अब बच्चा इंग्लिश मीडियम का वो पता क्या कह रहा था, सर क्या? मैंने कहा लिखना वह विभाजन। कह रहा है हाँ सर वह सर भाजन। अब मैंने कहा लिखता क्यों नहीं विभाजन? तो एक लड़की खड़ी होकर कहती है लड़के को मजा आ रहा है। यही तो बेटा लड़के और लड़कियों में खास बात है। लड़का पता है क्या कह रहा, वाह आज हिंदी में पढ़ा रहे हैं, भूल गए ही इंग्लिश के बच्चे। भाई साहब क्योंकि 2 या 3 दिन हुए थे मेरे को क्लास बैच चालू हुए, तो आइडिया नहीं लगता ना कौन कौन सी कितनी क्लास है। तो वहां पे 6-6 7-7 क्लास लगती थी दिन में, तो मतलब पता ही नहीं लगता था कौन सी हिंदी कौन सी इंग्लिश। बच्चे के मुंह पे थोड़ी लिखा है हिंदी और इंग्लिश, तो मैं तो ये चल जाता है हाँ इसमें इस वाली क्लास में पढ़ाना है। तो भाई साहब मैंने बोल दिया, और भाई साहब लड़के बड़े मस्त, लड़के कह रहे सर मजा ही आ रहा है। मैंने कहा क्यों? अरे सर क्या बात है सर, कौन सी त्री? अब मैंने कहा समसूत्री। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लड़की खड़ी होती है, क्योंकि लड़कियों को कंट्रोल नहीं होता, लड़की कहती है एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा इंग्लिश मीडियम सर, आप हिंदी में पढ़ा रहे हो तब से। तो आगे आगे लड़के बैठे थे। अब मैंने कहा नालायको तुम क्यों नहीं बोल रहे? तो लड़का पता क्या बोलता है मेरे से, विश्वास करना, लड़के ने मेरे से क्या बोला? लड़के ने मेरे से बोला हर्षित सर। मैंने कहा हाँ बड़ा मजा आ रहा है सर। क्या बात है हर्षित सर, बड़ा मजा आ रहा है, क्या क्या बताऊं सर, मजे ही मजे हैं। अब लड़कों को बेटा मजे अलग आते हैं, लड़के लड़के होते, तुम भी जानते हो ना, लड़के लड़के होते हैं, अब क्या ही कह सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? 100% कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ओवरऑल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, द डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डॉटर सेल इज इक्वल टू इट्स पेरेंट सेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस का मतलब ही समसूत्री विभाजन होता है। सर बहुत बढ़िया। अब जरा आ जाओ कॉन्सेप्ट में और टॉपिक में। देखो जरा, तुम लोगों को पता है, अब देखो अभी मैं टॉपिक में चल रहा हूं, ध्यान से चलना। तुम लोगों को पता है कोशिका होती है, हाँ सर पता है। तुम लोगों को पता है कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, अरे हाँ सर पता है, ठीक है। तुम लोगों को पता है केंद्रक के अंदर सेंट्रोमियर होता है, अरे सर पता है। मान लो मैंने 2 सेंट्रोमियर बना दिए, ठीक है, और यहां पर मैंने ऐसे ऐसे करके ये बना दिया। कहीं अटकोगे नहीं, मगर सामने बस मेरे पॉइंट सुनते रहना, पॉइंट में ही इंपॉर्टेंस ही है बस, ठीक है। यहां पर इसके अंदर डीएनए है। वाह सर मजा आ गया हर्षित सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तो, बहुत ही बढ़िया। बोलो क्या ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंच गए सारे बच्चे? सर यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोगों ने और भी पढ़ी है कि जो सेंट्रोमियर होता है, जो सेंट्रोमियर होता है उसके किनारे पर आगे काम में आएगा कि तर्कु तंतु से जुड़ने के लिए 2 काइनेटोकोर पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये है काइनेटोकोर। आपने कोशिका वाले चैप्टर में पे पढ़ा था काइनेटोकोर के बारे में, पढ़ा वहां था, क्लियर अब होगा ये, ठीक है। तो आओ जरा आगे चलते हैं। ये वाला डायग्राम सबका क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या क्या चीज बनाई है मैंने यहां पे, जरा ध्यान से देखना। ये तो है तुम्हारी मतलब कोशिका की झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाद ये जो सफेद वाला है ये है केंद्रक झिल्ली, सही है ना? रटना तो नहीं पड़ रहा ना? नहीं। केंद्रक झिल्ली के बाद ये जो है ये है गुणसूत्र। सर बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये है गुणसूत्र। बोलो बात सही। मैंने तुमसे बोला था कि कोई भी कोशिका जब विभाजन करती है तो विभाजन करने से पहले जीवन प्रावस्था में जाती है, फिर एस प्रावस्था में जाती है, फिर G2 प्रावस्था में जाती है। सर बिल्कुल सही है। अब मान लो ये कोशिका विभाजन करना चाहती है, तो ये कोशिका आगे देखो ये जा रही है, हाँ जा रही है। कौन कौन सी प्रावस्था में जाएगी? सर हमें याद है तो बोल दो। सर ये जाएगी पहले जीवन प्रावस्था में, हाँ, फिर जाएगी एस प्रावस्था में, हाँ, फिर जाएगी G2 प्रावस्था में। क्या ये सभी लोगों को क्लियर था?
मैंने बोला था अगर किसी भी कोशिका को विभाजन करना है तो पहले वो अंतरावस्था में जाएगी, यानी कि इंटरफेज में जाएगी, और सभी लोग जानते हैं कि इसको हम अंतरावस्था बोलते हैं, या फिर अंतरावस्था को एक और नाम बोलते हैं, दैट इज द इंटरफेज, तैयारी प्रावस्था। जैसे तुम तैयारी करते हो, कोशिका भी तैयारी करती है अपने आप के विभाजन के लिए। सही बात, डन है, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे आ जाओ। होगा क्या? होगा ये कि इन सारी प्रावस्था में जो कोशिका है उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डन है। आकार बढ़ने के बाद इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो केंद्रक होगा उसका भी थोड़ा सा आकार बढ़ेगा। सर बिल्कुल डन बात है, मगर असली जो चीज है ना वो अब इसके बाद की है, जो समझाने वाली बात है वो इसके बाद की है। क्या है वो बात? यह है कि जो अंदर गुणसूत्र होंगे अब वो समझना, ध्यान देना। अगर तुमने कोशिका विभाजन पढ़ा है तो तुमने ये प्रावस्था पढ़ी है, एस प्रावस्था, हाँ पढ़ी है। एस प्रावस्था में जो भी काम होते हैं उनमें एक काम तो जरूर होता है, जो है डीएनए का प्रतिकृतियन। डीएनए प्रतिकृतियन का मतलब डीएनए की कॉपी। यार एक छोटी सी बात मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जब मैंने आपको यहां पर एस प्रावस्था बताई थी तो एस प्रावस्था में डीएनए का प्रतिकृतियन बताया था, और दो भी चीज थी, मगर असली काम की चीज यह है जो मुझे समझानी है। एस प्रावस्था ठीक है 8 घंटे की थी, बहुत बढ़िया बात है, और डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। क्यों बनाएगा सर? ये तो आपने बताया नहीं, मैंने तब भी बताया था कि क्यों बनाएगा। मान लो आपके पास दोस्त, अगर आपके पास एक ही कोशिका है और उसके अंदर एक ही आनुवंशिक पदार्थ है और इस कोशिका से 2 कोशिका बननी है, तो बेटा ये या तो इसके पास आएगा या ये इसके पास आएगा, और बिना आनुवंशिक पदार्थ के कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। मतलब अगर मेरे पास कोई भी ये नोटबुक है और मुझे इस नोटबुक को 2 बच्चों को देना है तो मुझे इसकी कॉपी करवानी पड़ेगी। तो मैं इसको भी दे सकता हूं और इसको भी दे सकता हूं। अगर मेरे पास एक ही नोटबुक है तो बेटा या तो वो इसके पास आएगी या वो इसके पास आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है। हाँ बेटा बिल्कुल सर, अब हमें समझ में आएगा क्या चेंज होगा। डायग्राम में चेंज ये है कि पहले जो भूत आ गया, इसमें भूत आ गया। डायग्राम में चेंज ये है कि पहले जो आनुवंशिक पदार्थ है वो अपनी कॉपी बनाएंगे, उसके बाद ये कोशिका 2 कोशिका में आसानी से विभक्त हो जाएगी। इसके पास भी आनुवंशिक पदार्थ और इसके पास भी आनुवंशिक पदार्थ। बोलो क्या ऐसा ही होता है क्या? यही एक तरीका है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 100%। आ जाओ अब जरा आगे। अब मैं बोल रहा हूं एस प्रावस्था में डीएनए कॉपी होगा। यहां पे आपको कितना डीएनए दिख रहा है? एक गुणसूत्र में एक डीएनए, ऊपर से नीचे तक देखो एक डीएनए दिख रहा है। यहां पे भी एक गुणसूत्र में एक ही डीएनए। मैंने तभी आपको देखो यहां पे यही चीज बताने की कोशिश की थी। यहां पे देखो डीएनए है ये ऊपर से नीचे तक, तो एक गुणसूत्र में एक ही डीएनए है, ठीक है। मगर सर हमें तो इसको 2 कोशिकाओं में बांटना है, तो अब हम कैसे बांटे? बता देता हूं, अभी बता ही देता हूं। देखो ये आपका है सेंट्रोमियर, अंदर भेज दो उसको। ये आपका है सेंट्रोमियर, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसे काम होगा वो समझना। डीएनए दोस्त अपनी कॉपी बनाता है। कॉपी बनाने का मतलब देखो ये गुणसूत्र मैंने ऐसे बना दिया और ये वाला गुणसूत्र भी मैंने ऐसे बना दिया। बोलो बात सही है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और यहां पर जो डीएनए है वो भी मैं बना देता हूं। तो ये वाला डीएनए मैंने ऐसे बना दिया, ये डीएनए ऐसे बना दिया, ये डीएनए ऐसे बना दिया और ये डीएनए ऐसे बना दिया। बोलो बात सही है? ऐसे ही हमने यहाँ पे डीएनए ऐसे बना दिया, यहाँ पे डीएनए ऐसे बना दिया, और ये वाला डीएनए ऐसे और ये वाला डीएनए ऐसे बना दिया। बोलो बात सही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डीएनए की क्या है, यहाँ पे कॉपी दिखाई दे रही है। पूछोगे कहां गए हर्षित सर, कहां गए, है ना? यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया है, शानदार। भैया बच्चे डिस्टर्ब हो जाते, बच्चे कहते हैं कि कौन है जो डिस्टर्ब कर देता है सर को। बताता हूं अभी बच्चे। 175 बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ आ गए सारे? हाँ भैया, नहीं बच्चे के यहाँ हो, 1 मिनट यहाँ हो। हाँ भैया को, भैया आए थे, भैया कुछ लेके आए हैं। ये तुम्हारे अगले साल जब तुम सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम आओगे। भैया को नमस्ते करो सारे, यहाँ पे नमस्ते करेंगे आपको। यहाँ हो पहले, वहाँ दिखाई दे रहे हैं वो, देखो वो वहाँ आ गए आप, अभी आ जाओगे, इसमें भी आ जाओगे, वो दिख रहे हो आप, है ना? भैया बच्चों को बोलो बढ़िया से पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, बढ़िया से पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाए सबका। ये सारे डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है जी। हाँ अभी देखो अब आप आ गए हो, इसमें थोड़ा सा लेट चलता है वो, अच्छा, है ना? डॉक्टर की तैयारी करो, भैया बोल रहे हैं ये, और पढ़ लो नालायकों। इनको बस पढ़ाई के अलावा बाकी सब अच्छा लगता है। नमस्ते अंकल बोल रहे हैं।
पढ़ाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरी तरह धूप में घूमोगे और कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, मगर भैया को हमने धूप में नहीं घुमाया, भैया को एसी में ले आए हम। हाँ ऐसा नहीं भैया। ऐसी में है, लेकिन फिर बाद में अभी यहाँ से निकलने के बाद में धूप नहीं जाना है हमें। हाँ, नमस्ते अंकल बोल रहे हैं, देखो नमस्ते नमस्ते अंकल। नमस्ते, सबको नमस्ते। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया तरह पढ़ाई करो और सर का ध्यान से, मतलब जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया। और भैया बोलो डॉक्टर बन जाओ। सब डॉक्टर बनो और देश की सब जितने भी गरीब आदमी सबकी सेवा करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके नमस्ते अंकल हो गया, बहुत बढ़िया। देखो मैं तुमको बीच में सारा चिल करवा देता हूँ। नमस्ते अंकल भी हो गया तुम्हारा, बताओ कोई लोड ही नहीं है ना। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, आराम से बेटा। हाँ तुम्हारा ऐसा ही कार्ड आएगा जब अंकल भी बोलेंगे कि बेटा सारे डॉक्टर बन गए। चलो अपन आगे चलते हैं टॉपिक में, है ना, टॉपिक से भटकना नहीं है अभी। नमस्ते अंकल हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है पढ़ ले जरा थोड़ा सा। हाँ गए, अबे नमस्ते चाचा, चाचा गए बेटा, तेरे चाचा गए। हाँ बहुत बढ़िया, सारे कुछ भी लिखते रहते हैं, नमस्ते चाचा। चलो अब मेरी बात सुनोगे, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनते रहो, देखो मतलब हाँ बहुत बढ़िया बेटा। देखो अच्छा लगता है, अंकल भी यहाँ तक आए, तुम लोगों से अंकल ने थोड़ी देर बात कर ली, तुम भी चिल हो गए। तुम भी कहते हो, अंकल भी सरप्राइज हो गए। अंकल को नहीं तो पता है वहां से क्या लग रहा था, अंकल अंदर आके पता है क्या देख रहे थे, अबे ये क्या कर रहा है, अबे अकेला ही बोल रहा है, अबे पागल हो गया क्या ये लड़का। अबे मैं किसी पागल के घर में आया हूं तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं भैया आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं। मगर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो हमारे बच्चे आपसे बात करने वाले हैं, तो जाते हुए बड़ी स्माइली देके गए और बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्माइली शायद आपको भी अच्छा लगता होगा, मजा आता है। आ जाओ बेटा आगे चलते हैं, सही है, चिल हो ना, चिल, मजा आ रहा है ना, बस चिल मारो और पढ़ते रहो। आओ बेटा आगे चलते हैं। अब सुनो, इतना काम कर लिया, हाँ सर, तो आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि एस प्रावस्था में डीएनए अपना डबल हो जाता है। बोलो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? सभी लोगों को, मेरी क्लास में जितने भी बैठे हैं उनको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि एस प्रावस्था के अंदर डीएनए अपना डबल हो जाएगा। सर बिल्कुल, एस प्रावस्था में डीएनए अपना डबल हो गया है। सर ये बिल्कुल सही बात है। अब डीएनए डबल हो गया तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं और तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं, 100% बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से यहां तक आप बताओ क्या क्लियर हो गया? तो ओवरऑल क्या हुआ, डीएनए की कॉपी हो गई। मैंने और कोई भी काम नहीं किया। मैंने बोला था एक कोशिका से अगर 2 कोशिका बनानी है तो आपको डीएनए की कॉपी करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल। अब मेरी क्लास में जितने बालक पालक बैठे हैं यहां पे, उन सभी लोगों को पता होगा यहां पे कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं। एक छोटी सी लाइन कब से लिखते हुए आ रहा हूं, ये सेंट्रोमियर की संख्या बराबर गुणसूत्रों की संख्या। तो अगर मैंने यहां पर 2 सेंट्रोमियर बनाए तो यहां पे कितने गुणसूत्र हैं? हर्षित सर यहां पर है, हर्षित सर यहां पर है 2 गुणसूत्र, ठीक बात है। यहां पर कितने गुणसूत्र हैं? जितने सेंट्रोमियर। मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो फुरफुर फुरफुर कर रहा है या फुरफुर फुरफुर कर रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस ये डॉट देखना है बीच वाला, कितने सेंट्रोमियर हैं? 2। तो गुणसूत्र भी कितने हैं? 2। बहुत बढ़िया, बस तुम्हें और दिमाग नहीं लगाना है भाई, फालतू दिमाग ही नहीं लगाना है। तुम अगर दिमाग लगाओगे तो तुम अटक जाओगे। फिर बोल रहा हूं, तुम्हें हमेशा सेंट्रोमियर देखना है। चील की आंखें देख रही हैं बस। जब शादी में जा रहे हो, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल तुम शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो, ऐसा ही होता है ना, या तो लड़का लड़का देखने लड़का लड़का देखने नहीं जाता, या तो लड़की लड़का देखने जाती है, या लड़का लड़की देखने जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ अब मान लो अगर कभी भी तुम शादी में मतलब अपनी पसंद की लड़की या लड़के देखने जा रहे हो, तो बेटा जहां पे जाओगे वहां पे लड़की और लड़के को ही तो पसंद करोगे। ये थोड़ी यूं देखोगे और ये तो छोड़ो मुझे तो वो पसंद है, ऐसा नहीं होता बेटा, रैपट ही रैपट पड़ेंगे गाल पे। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम्हें ये नहीं देखना ये 2 है 4 है 5 है, भाड़ में जाए। तुम्हें हमेशा रेड जो ग्रीन कलर के डॉट हैं उन पे फोकस करना है। फोकस ऑन द ग्रीन डॉट। जिस लड़की को जिस लड़के को देखने गए हैं उसको ही देखना है, यूं नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है। तुमने देखा जब शादी होती है तो शादी में जो जिसपे दूल्हा बैठ के जाता है घोड़ी, उसकी आंख के सामने ऐसे लगा होता है, ऐसे देखना जरा, जाके छेड़ मत देना उसको, भाग जाएगा दूल्हा लेके, ऐसे ऐसे होता। तो उसमें क्या है, घोड़ी को ऐसे डायरेक्शन रहती है कि तेरे को सीधा सीधा चलना, क्योंकि मतलब ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तुमने देखा होगा शादी में हमेशा सारे बाराती आगे नाच रहे होते हैं, जो जिसकी शादी है वो पीछे बैठा होता है, क्योंकि उसकी कोई औकात ही नहीं है। जबकि इन नालायकों सबको, बदमाश जितने भी आगे घूम रहे हैं ना, जितने नए नए जो ये बदमाश घूम रहे हैं आगे, इन सभी बदमाशों को पता है कि भाई साहब शादी में खाना तभी मिलेगा जब दूल्हा पहुंच जाएगा। बारात मतलब बारात तो तुमसे थोड़ी ना है, तुम्हारी इतनी वैल्यू होती तो शादी में तुमको सबसे पहले पूछते। वहां गेट पे पहुंचने के बाद तो यूं कहते अबे चल हट, मैं तो नाच के आया हूं, अबे चल हट, कह रहा फिर दूल्हे को भेजो, दूल्हे जी आ गए दूल्हे राजा,
राजा तो वही रहेगा शादी का। तो सेम कंडीशन बेटा, फोकस ऑन द टारगेट। तो आपको केवल ध्यान देना है इन दो डॉट पे, ये सेंट्रोमियर है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे कितनी कैसी दिख रही है, यहां पे संरचना कैसी दिख रही है, डीएनए से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें याद रखना है गुणसूत्र में सेंट्रोमियर से। तो यहां पे भी दो गुणसूत्र, यहां पे भी दो गुणसूत्र। सर मजा आ गया, अब करना क्या है तुम्हें पता है, आ जाओ बना दो एरो, ये एरो जी सर, ये ऐसे एरो फिर, ठीक है, ये ऐसे एरो, ठीक है, बोलो क्लियर है 100%? कोई डाउट है? नहीं सर। अब जरा ध्यान से देखना जरा ये क्या होता है, देखो इस कोशिका से दो कोशिका बना दो, एक यहां, हाँ जी, और एक यहां, हाँ जी बना दी। यहां से ही ऐसे दो ये बना दो, एक यहां, हाँ जी, एक यहां, हाँ जी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सर क्या करना है, तुम्हें इसका विभाजन कर देना है। किसका? इसका विभाजन कर देना है, गुणसूत्र का। मतलब देखो इसका ये विभाजन कर देना है तुम्हें। तो ये आधा हिस्सा तो ऊपर वाली कोशिका में चले जाएगा, बचा हुआ आधा हिस्सा नीचे वाली में चल जाएगा, इसका आधा हिस्सा ऊपर वाली में चल जाएगा, बता आधा हिस्सा इसमें चले जाएगा। ऐसा ही तो होता है। यही काम दोस्त तुम्हें करना है तो कर दो ना, कहां ही दिक्कत आ रही है। लो सर बना दो फिर, वैसे ही एज इट इज आपके पास डायग्राम बन जाएगा, कोई लोड वाली बात है ही नहीं। कैसे बनेगा, ये देखो दो सेंट्रोमियर, ये दो सेंट्रोमियर, बोलो बात सही है। इस पे यहां पे ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, और इसको ऐसे बना दो। बोलो बात सही है सर, बहुत बढ़िया। इसमें डीएनए बना दो, इसमें डीएनए बना दो, इसमें डीएनए बना दो, इसमें डीएनए बना दो। सर बहुत ही बढ़िया। इसमें डीएनए बना दो, इसमें डीएनए बना दो, इसमें डीएनए बना दो, इसमें डीएनए बना दो। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। सो आपको ऊपर वाली कोशिका में कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? दो, बिल्कुल लिख दो फिर। सर दो गुणसूत्र हैं, हाँ। नीचे वाली कोशिका में भी कितने गुणसूत्र हैं? दो। सर ये दो गुणसूत्र हैं, हाँ। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? सो जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं वो सारे बच्चे मुझे एक बार बताओ, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या था? समान गुणसूत्र। यानी कि मैंने आपको यही डेफिनेशन बताई थी कि अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ये वाली कोशिका कौन सी कोशिका है? मात्र कोशिका, मदर सेल। अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आपके पास कितनी थी? दो थी। तो संतति कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या आपके पास कितनी है? दो है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ समसूत्री विभाजन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्या कोई डाउट वाउट तो नहीं है? सो मैंने क्या बोला था, देखो मैं जो शुरू से बोल रहा हूं वही अभी बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें दो लाइन लिखवाई है। पहला पॉइंट तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई है। क्या थी वो डेफिनेशन? वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, उसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या यही बात थी? क्या 10-10 तो इसमें भी 10 है, इनमें भी कितने हैं? दो, इसमें भी कितने हैं? दो, तो इसमें भी कितने हैं? दो। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। पहला पॉइंट। दूसरा, हमेशा गुणसूत्रों की संख्या सेंट्रोमियर की संख्या से ही काउंट करोगे। गुणसूत्र संख्या मतलब सेंट्रोमियर संख्या, तुम्हें और कुछ नहीं देखना है। इसके पास दो है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है, कबूतर बना हुआ है, पुष्पराज बना हुआ है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है इससे। तुम्हें बस ये देखना है, तुम्हें बस ये जो है ना, ये नहीं, ये बीच में जो डॉट दे रखा है मैंने, ये फोकस करना है बस यहीं पे ही। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो समसूत्री विभाजन का मतलब मेरे ख्याल से इस डायग्राम से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या 100% मजा आ गया? अब एक बात और सुन लो। सर क्या कुछ नया? नया है और तूफानी भी है। क्या है सर? अगर मैं कभी भी छोटा n लिखता हूं, हाँ, तो इसका मतलब तो होता है गुणसूत्र संख्या। अच्छा ये भी, हाँ याद रखना है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर मैं कभी भी बड़ा n लिखता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है डीएनए की मात्रा। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ूंगा मैं और तुम खुद ये कहोगे हर्षित सर आपने एनसीईआरटी की लाइन को डायग्राम से ही खत्म कर दिया। अभी देखते हैं, क्योंकि देखो तुम्हें समझ में आ गया तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ, बड़ा एन छोटा एन सबको क्लियर है? छोटे एन का मतलब गुणसूत्र, बड़े एन का मतलब डीएनए। बोलो क्या है तक पॉइंट क्लियर है? मेरे साथ साथ बोलो। छोटे एन का मतलब, बोलो छोटे एन का मतलब गुणसूत्र, बड़े एन का मतलब डीएनए। लिख लेना ये थोपड़े पे, अपने मतलब तुम्हारे थोपड़े पे लिखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि दिखेगा नहीं।
सामने तुम्हारा छोटा भाई हो तो एक पेज पे लिख लो छोटा एन बड़ा एन, उसके माथे पे चिपका दो और से कहो सामने ऐसे ही घूमता रहे। तो देख देख के पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे एन का मतलब क्या होता है गुणसूत्र, और बड़े एन का मतलब क्या होता है डीएनए। बोलो बात सही है? अब देखो ध्यान से देखना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं किसी मान लो गुणसूत्र की बात करता हूं तो मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 2n, मान लो लिख देता हूं 2n, क्योंकि छोटे एन का मतलब गुणसूत्र। मान लो कितने गुणसूत्र है? 2 गुणसूत्र है, ठीक है। यहां पे भी कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? 2 गुणसूत्र, तो ये भी 2n है। यहां पे भी कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? 2, तो ये भी 2n है। यहां पे भी कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? 2, तो ये भी 2n है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट यहां पे अगर खोपड़ी में बैठ गया है तो डन कर दो। अगर ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, डन है, ताबड़तोड़ डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा दूसरा पॉइंट देखो। अब देखो अगर सारे पॉइंट मजा आ जाए तो फिर मजेदार है ना, ठीक है। अगर यहां पे मैंने 2n गुणसूत्र लिख दिए, क्योंकि छोटे एन का मतलब गुणसूत्र है, बड़े एन का मतलब डीएनए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे डीएनए की बात करूं तो देखो एक तो ये रहा डीएनए, एक ये रहा डीएनए, मान लो मैं लिख देता हूं 2n, बड़ा एन लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या डीएनए डबल हो गया? हाँ सर ये तो सही है। देखो यहां डीएनए एक था, एक ऐसा ही है, यहां पे डीएनए डबल हो गया। हाँ तो क्या मैं इसे 4n लिख सकता हूं? सर बहुत बढ़िया। मगर यहां पे डीएनए वापस देखो ऐसा ही हो गया, क्योंकि सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या मैं 2n लिख सकता हूं? ये समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं तभी बोलता हूं कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच के लेक्चर स्किप कर देते हैं। कई बार कुछ बच्चे 2x पे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था, बच्चा कह रहा अर्शी सर आप 2x पे पढ़ाते हो तो बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाते हो। मैंने कहा 2x कौन सी साइट आ गई भाई, कहां पढ़ा रहा हूं मैं? तो बेटा 2x पे जो भाग भाग के तो तुम देखते हो ना, गलत बात है। एक जगह बैठ के जब मैं समझा रहा हूं तो वो तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब एक बार में समझ में आएगा। देखो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, और कोई चीज है ही नहीं, इतना आसान कॉन्सेप्ट, इतना आसान टॉपिक, ये एक पेज आपको पूरा समसूत्री विभाजन समझा रहा है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझो, एक बार फिर समझाता हूं। देखो हम कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं? समसूत्री। इसका मतलब इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 2, क्योंकि पिछले वाले पॉइंट में ही मैंने एक चीज लिखी थी, गुणसूत्र की संख्या बराबर सेंट्रोमियर की संख्या। सबको दिख रहा है? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, रट्टाफिकेशन बायोलॉजी है ही नहीं, और मैं जो समझा दूंगा उसके बाद कहीं समझने की जरूरत नहीं है। ये तो मानते भी हो तो आ जाओ जरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सर यहां पे गुणसूत्र हमें 2 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कोशिका विभाजन करती है तो जीवन प्रावस्था में, एस प्रावस्था में, G2 प्रावस्था में जाती है, बिल्कुल। मेरे लिए एस प्रावस्था इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे वो तुम्हें समझाना है। एस प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए की कॉपी होगी, बहुत बढ़िया बात है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, आपको पता है, तो डीएनए की कॉपी हो जाएगी। ये हो गई कॉपी, एक ने एक कॉपी कर दी, एक ने एक कॉपी कर दी, हो गई कॉपी, ठीक बात। अब इसके बाद क्या होगा? सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद है G1 G2 के बाद एक प्रावस्था आती है जिसे हम बोलते हैं एम प्रावस्था, और एम प्रावस्था का मतलब होता है विभाजन प्रावस्था, बस और कुछ नहीं है। यहां पे कोशिका विभाजन करती है, अपनी बात, बस इतनी सी बात है। कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है, और कोई लोड नहीं है। बोलो बात सही है? सो हुआ क्या, वो समझने वाली बात है। हुआ ये यहां पे कि जो एस प्रावस्था है उसमें डीएनए अपनी कॉपी कर रहा है, बिल्कुल सही है। जैसे ही एस प्रावस्था में डीएनए ने अपनी कॉपी कर ली तो आपका गुणसूत्र ऐसा हो गया। उसके बाद एम प्रावस्था आएगी, क्योंकि मैंने आपको ये जो चक्कर समझाया था, इस चक्कर में भी मैंने आपको यही समझाया था कि जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आएगी? एम प्रावस्था। और उस प्रावस्था में एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिका। तो यहां पे भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका बन गई। पहला पॉइंट तो ये था। आज जो मैंने आपको बात बताई वो ये कि छोटे एन का मतलब गुणसूत्र, बड़े एन का मतलब डीएनए। बोलो बात सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब छोटे एन का मतलब क्या हो गया? मान लो मैंने यहां पे 2n लिख दिया, यानी कि 2 गुणसूत्र है मान लो, तो ये इसका मतलब भी 2 ही है। यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं। देखो सब जगह 2, छोटा एन, छोटा, 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 कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़े एन का मतलब डीएनए, मान लो यहां पे 2n लिख दिया, तो डीएनए डबल हुआ क्या? एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति कॉपी हुई क्या? तो क्या डीएनए डबल हुआ? गुणसूत्र डबल हुआ? सर डीएनए गुणसूत्र डबल नहीं हुआ, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या सेंट्रोमियर की संख्या से काउंट करते हैं। सेंट्रोमियर तो अभी भी 2 ही हैं, गुणसूत्र तो उतने ही हैं, डीएनए डबल हो गया। सर बहुत बढ़िया बात, 4n लिख दिया। फिर जैसे ही यहां पे एम प्रावस्था में विभाजन हुआ तो सेंट्रोमियर का विभाजन हुआ, यहां से एक ऊपर पहुंच गया, इसका जो बगल वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, यहां से एक ऊपर पहुंच गया, इसका जो बगल वाला है वो नीचे आ गया। ये भी अपन करेंगे आगे, ये तो मैंने अपना डायग्राम बनवाया केवल तुम्हारे लिए। और हुआ क्या?
यहां पे 4n था, हाँ, मगर यहां पे 2n रह गया। क्यों? क्योंकि देखो ये कोशिका और ये कोशिका एक जैसी तो है, तो 2n समसूत्री विभाजन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मजा आएगा कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट को रटना तो नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से बता दो क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या? चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है, बता दो भाई। गोली चाय बना देना। बताओ क्लियर? मजा आया क्या कॉन्सेप्ट को समझने में? मजा आ गया कॉन्सेप्ट को समझने में? रट्टाफिकेशन भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो देखो रटने के लिए बैठना भी मत तुम मेरे पास, और तब बैठना जब तुम्हें समझना हो, जब तुम ये चाहते हो कि हर्षित सर समझाओ, आप हमें सर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप हमें समझाओ, वो जरूरी है तो तभी बस मेरे पास बैठना तभी इंपॉर्टेंट है। बाकी रट्टाफिकेशन भाई मेरे पास है ही नहीं। फिर तुम कहीं और पढ़ सकते हो, रटना है तो समझना है तो मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, रटाऊंगा कुछ भी नहीं है ही नहीं। क्यों रटाऊं? 2n 4n भाई साहब एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी बड़ा कंफ्यूज करती है। देखते हैं पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तुम कहोगे सर मजा आ गया, क्या समझा दिया आपने एनसीईआरटी। डन है? चले, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर, 100% क्रिस्टल क्लियर है। सो मेरी क्लास में बैठे हुए सारे बच्चों को एक बात क्लियर हो गई। और अगर मेरी लाइन सुनना, मैं साइड में होकर लाइन बोल रहा हूं, मेरी लाइन सुनना और फिर बोल देना सर डन है। थोड़ा नीचे होकर लाइन बोल देता हूं, सुनो जरा लाइन सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि कोशिका विभाजन की प्रावस्था में जो सामने दिख रहा है, अभी इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल होता है। बोलो बात सही है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। डन? चाय बन रही है नालायको, पढ़ लो पहले। तुम पढ़ते ही नहीं हो, बाकी तुम सब काम करते हो, बस पढ़ते ही नहीं हो तुम पढ़ लो मेरे लाल, फिर ही तो करोगे कमाल। सर 4n जो लिखे हैं वहां समझ में नहीं आया है सर। विभाजन होने पर सेंट्रोमियर की संख्या सेम रहती है, ये सब आगे की बात है, छोड़ो। एमटीजी तुम जो भी ले लो यार, मैं पढ़ने के बारे में बात करो भाई। एन का मतलब गलत है, क्या मतलब गलत है भाई? डीएनए की संख्या नहीं, मात्रा है। संख्या बात कर लो, मात्रा कर लो, बात तो एक ही है। अब कंसेंट्रेशन की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बोलो डन है? अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, आओ। इतने में मेरे ख्याल से सभी लोगों को सब कुछ पॉइंट क्लियर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, अब सुनो, मतलब कि दोस्तों मैं आपसे अब एक बात बोल सकता हूं कि अगर कोई कोशिका आपके पास है, हाँ, वो विभाजन करने से पहले अपने आप को बड़ा करेगी, हाँ, उसके बाद वो कोशिका एग्जैक्टली 2 कोशिका बनाएगी। बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। होता यह है कि कोशिका सबसे पहले ऐसे आई है, ठीक है, उसके बाद कोशिका ने अपनी 2 कोशिका बना ली ऐसे। देखो मैं एक ही चीज के कितने डायग्राम बनाऊंगा, मैंने बोला था मैं डायग्राम से थ्योरी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप तुम्हारे शरीर की बात करूं तो गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, ठीक है, कुछ इसमें भी 46 रहेगी, ठीक है, इसमें भी 46 रहेगी, ठीक है, इसमें भी 46 रहेगी, ठीक है, डन है, ठीक है। जब कोई कोशिका विभाजन करती है तो सबसे पहले उसकी आती है अंतरावस्था। अंतरावस्था का मतलब होता है तैयारी प्रावस्था, ठीक बात। और तैयारी प्रावस्था की 3 प्रावस्था होती है, जिन प्रावस्थाओं का नाम होता है जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था। सर आपने पहले भी करवा दिया, मैं बोल रहा था मैं याद करवा दूंगा, इतनी बार लिख दूंगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर की बात करो, हाँ जी, तो अंतरावस्था जो होती है वो 23 घंटे की होती है। सर बिल्कुल सही बात है, 23 घंटे का मतलब ये 11 घंटे की होगी, ये 8 घंटे की होगी, ये 4 घंटे की होगी। वाह सर बहुत ही बढ़िया सर, ये वाला पॉइंट भी हम लोगों को क्लियर हो गया सर, अब तो बहुत मजा आ गया, ठीक है। कोशिका बड़ी हो गई, हाँ बड़ी होगी। अब जब ध्यान से सुनना, अब देखो दिमाग तो लगाना है ही नहीं तुमको, दिमाग तो होगा तभी तो लगाओगे। सर ऐसे नहीं बोलो, दिमाग तो है, अगर दिमाग है तो एक ही बार में देखो बात समझ में आएगी तुम्हें। क्या कोशिका है तो केंद्रक भी होगा? अरे हाँ सर इसमें तो ये मत बनाओ सर, अरे मगर मैं बोल रहा हूं ना, कोशिका है तो केंद्रक भी होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बोल रहा हूं अंतरावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आती है, तो आप बोलोगे अंतरावस्था के बाद हर्षित सर आती है विभाजन प्रावस्था। सर आप क्यों बोल रहे हो? सर हमें याद है सर विभाजन प्रावस्था आती है। ठीक है,
विभाजन प्रावस्था को क्या बोलते हैं? अरे हर्षित सर एम प्रावस्था बोलते हैं। मैंने कहा ठीक बात है, यहां तक बोलो, क्या पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, तब ये मजा आएगा। देखो, अंतरावस्था क्लियर है, विभाजन प्रावस्था चालू करें, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, एक बात बताना, विभाजन में तुम पहले किसका विभाजन करोगे? मैंने बोला था जब चैप्टर पहला लेक्चर देखना, मैंने क्या बोला था? विभाजन करोगे तो पहले केंद्रक का विभाजन करोगे, क्योंकि अगर तुमने पहले ही कोशिका का विभाजन कर दिया तो एक कोशिका के पास तो केंद्रक होगा ही नहीं, जबकि एक के पास केंद्रक होगा। सर बिल्कुल बात सही है। तो तुम्हें विभाजन में क्या क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। हर्षित सर क्या बात है, मैं बोल रहा था साथ साथ याद करवा दूंगा। तो पहले तो क्या करेंगे हर्षित सर बताओ ना? मैं कहूंगा पहले तो बेटा केंद्रक द्रव्य का विभाजन करेंगे। सर बिल्कुल सही है। और केंद्रक द्रव्य विभाजन को हम क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपने हमें एक वर्ड बताया था, बिल्कुल लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि कैरियन का मतलब केंद्रक ही होता है। और उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। सर ये भी, सर ये पॉइंट हमें मजा आ गया। सर बिल्कुल सही है, ठीक है। बोलो बात सही, ठीक है। अब बायोलॉजी में तुम्हारी एनसीईआरटी में कोशिका द्रव्य विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये अटक जाता है यार, क्यों अटक जाता है? इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। बोलो बात सही। केंद्रक द्रव्य जो विभाजन होता है, इस केंद्रक द्रव्य विभाजन को आप आगे जाके फिर से विभाजित करते हो। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आप समझने वाली बात है कि जो केंद्रक द्रव्य विभाजन है, हाँ, उसको 4 प्रावस्था में बांटते हो आप, 4 स्टेज में। सर कैसे याद करेंगे? अच्छी तरह हमें याद नहीं होता, बताता हूं। अभी जो नीट का एग्जाम है वो क्या हमेशा ही नीट का एग्जाम था? नहीं हर्षित सर, पहले पीएमटी का एग्जाम था। बस बहुत बढ़िया बात है। तो 4 प्रावस्था में कौन कौन सी है? 1 प्रावस्था, 2 प्रावस्था, 3 प्रावस्था और 4 प्रावस्था। ठीक है, 4 प्रावस्था में मैंने बोला पीएमटी, तो ये लिख दो पी, ये लिख दो एम और ये लिख दो टी। पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। सर बिल्कुल, मगर हम एट ए टाइम की बात कर रहे हैं तो बस बीच में ए और लगा दो, तो नाम हो गया पीएमएटी। बोलो बात सही है। अब बेटा पी से जो नाम है, सबसे नाम है लिख दो, एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज और एक है टीलोफेज। बोलो क्या चारों नाम याद रहेंगे? इंग्लिश हिंदी में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो यही याद करो, क्योंकि कई बार नीट के एग्जाम में आपके प्रोफेज को कुछ भी नहीं लिखेगा, वो सीधा प्रोफेज ही लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए। सो अब जिस बच्चे को सारे प्रोसेस याद है, मैं उनसे बोल सकता हूं, सर क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक कोशिका है जिसे आप लोग मात्र कोशिका कहते हैं, हाँ, और अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जितनी भी है, ठीक है, उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या आपकी संतति कोशिकाओं में भी होगी। सर बिल्कुल सही बात है। अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यहां पे कितनी दिख रही है आपको? यहां पर 46, तो यहां पे भी 46 दिखेगी। अगर ये 2n है तो ये भी 2n है, तो ये भी 2n है, तो ये भी 2n है। बस इतनी सी बात है और कोई लोड ही नहीं है। बताओ डन है क्या? दोस्त मैं आपको एक एक स्टेप करके आगे लेके जा रहा हूं, नहीं तो अगर मैं आपको ऐसे नहीं लेके जाता ना तो फिर आपको रटना पड़ता लगभग सारा का सारा। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बोलो बात सही, 101%। कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ बस, कि हर्षित सर का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। फिर एनसीईआरटी छोड़ो ना, तुम लोड ही मत लो एनसीईआरटी का। अब जरा एक बात मुझे और बताओ, मैंने बोला था ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड है, लिखा हुआ है क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड है एक। बिल्कुल सही बात है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम्हें कुछ और काम नहीं करना है, तुम्हें बस मेरी बात सुननी है। हाँ सर सुनाओ जरा, बताओ जरा आप क्या बोलना चाहते हो, बताता हूं। यहां पे कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? सर 2, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, क्योंकि क्रोमेटिड ही तो गुणसूत्र बनाते हैं, कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। तो इस वाले डायग्राम में क्या हमें
2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, सर बिल्कुल सही है। यहां कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं सर? 4, बहुत बढ़िया, यानी कि 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं हमें। सर क्या बात है, रटना नहीं है बेटा, बस यही तो बात है। यहां पे कितने दिख रहे हैं सर? 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे भी 2 क्रोमेटिड और यहां पे भी 2 क्रोमेटिड। बोलो बात सही। आपने केवल डीएनए डबल किया, इसका मतलब आपने क्रोमेटिड भी डबल किए, तो क्रोमेटिड और डीएनए में कुछ ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल नहीं रहा है। बोलो बात सही। अब ये तो दोस्तों मैं 2 गुणसूत्र की बात कर रहा हूं, मान लो मेरे पास 46 गुणसूत्र हुए तो। हाँ सर ये बात तो सही है। देखो मैं कितना आसान तरीके से समझा रहा हूं, बट तुम्हें समझना आसान तरीके से ही पड़ेगा, मुश्किल से बिल्कुल नहीं समझाऊंगा मैं, मुझे चाहिए भी नहीं मुश्किल कि तुम मुश्किल में समझो। तुम कहो सर ये तो समझ में ही नहीं आया, बड़ा आसान है। अब जरा देखो, मतलब 1 पेन 2 रुपए का, तो 4 पेन 8 रुपए के, इतना तो आता ही होगा ना, इतना आता है तो काम हो गया। सर आप कहना क्या चाहते हो बता देता हूं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एक कोशिका है, हाँ, और ये कोशिका मान लो ये रही, ठीक है, इस कोशिका के अंदर मान लो ये मेरे सेंट्रोमियर हैं, ठीक है सर, और मैं कह रहा हूं मैं पीछे से ही एक डायग्राम उठा लाऊंगा, कहो तो ये वाला डायग्राम ही उठा लाऊं क्या, या तो रहने दो मैं अलग से यहीं से, ठीक है, यहां से बता देता हूं। मान लो यहां पे अगर मैं इस कोशिका की बात करूंगा तो ये इसमें मैंने गुणसूत्र बना दिया गुणसूत्र, सर बिल्कुल सही बात है। इस गुणसूत्र में ये बना दिया मैंने डीएनए, सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मजा आ गया, ठीक है। अब तो सभी लोगों को सेंट्रोमियर दिख रहे होंगे, हाँ सर दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं सर? 2, ठीक है। कितने गुणसूत्र हैं यहाँ पे? 2, किसी को दिक्कत तो नहीं है? 2 गुणसूत्र दिख रहे हैं सबको यहाँ पे? हाँ सर 2 गुणसूत्र दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। मगर जब तुम्हें पता है जब ये कोशिका एस प्रावस्था में जाएगी, यानी कि G1 में जाएगी, फिर एस में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, अगर ये 3 प्रावस्था कर लेगी तो एस प्रावस्था में डीएनए डबल हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या मैंने ऐसा लिख सकता हूं इसको, ये ठीक है, इसमें डीएनए बना दूं सर? बना दो, वाओ सर, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, ओके। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या, या छोड़ो तुम खुद बताना, मैं पूछ सकता हूं क्या? ये लो, ये भी हटा दिया, और सिंपल कर देता हूं, तुम छोड़ो, तुम कहते हो अर्चित सर और सिंपल करके बताओ आप, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर एक गुणसूत्र है एस प्रावस्था से पहले, तो इसमें एक क्रोमेटिड है, यहां पे भी आपको एक ही गुणसूत्र दिख रहा है, मगर क्रोमेटिड कितने हैं? 2 क्रोमेटिड है। बोलो ये क्रोमेटिड ही होते हैं ना, 2 हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे 46 गुणसूत्र होते तो यहां पे 46 क्रोमेटिड होते, हाँ, यहां पे भी गुणसूत्र तो 46 ही रहते, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या सेंट्रोमियर की संख्या से काउंट करते हैं, मगर क्रोमेटिड 92 हो जाते, क्योंकि क्रोमेटिड तो डबल हो रहे हैं ना। यार देखो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत आसान है, मगर 2 इंटू 2 4 करना तो पता ही होगा। मैंने क्या बोला, ये कोशिका और इस कोशिका में केवल क्या अंतर है कि इस कोशिका में डीएनए डबल नहीं हुआ और इस कोशिका में डीएनए डबल हो गया। इस कोशिका में भी गुणसूत्र आपको एक दिख रहा है, इस कोशिका में भी गुणसूत्र आपको एक ही दिख रहा है। इस कोशिका में गुणसूत्र एक है तो क्रोमेटिड भी एक है, इस कोशिका में गुणसूत्र एक है मगर क्रोमेटिड 2 है। दिख रहे हैं 2? सबको दिख रहे हैं 2? मैं कोई अकेले को तो नहीं दिख रहे? यूं देखो सबको दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही है सर, दिख रहे हैं, ठीक है। इस कोशिका में अगर एक गुणसूत्र है तो एक क्रोमेटिड, और मान लो 46 गुणसूत्र होते तो 46 क्रोमेटिड होते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 1 46 46, मगर 1 2 तो 46 92। बेटा मतलब देखो ना, जब ऊपर वाली लाइन तुम्हें समझ में आ रही है तो नीचे वाली तो क्लियर होगी। मतलब कितना आसान है बताओ, बायोलॉजी कितनी आसान है। मान लो अगर इस कोशिका में फॉर एन एग्जाम्पल 50 गुणसूत्र होते तो कितने क्रोमेटिड होते? आंसर तुम्हें पता है 50। मगर इस कोशिका में अगर 50 गुणसूत्र होते तो क्रोमेटिड कितने होते? आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, कोई लोड वाली बात यहां पे होगी ही नहीं। बोलो डन है?
मजा आ गया क्या पॉइंट में? और अगर ये सारे पॉइंट में मजा आ गया तो मैं एक छोटी सी लाइन तो मैं लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? एस प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतियन यानी कि डीएनए की मात्रा, या फिर मैं लिख सकता हूं क्रोमेटिड की मात्रा, है ना, क्योंकि तुम्हें अब दोनों ही वर्ड क्लियर है। क्रोमेटिड की मात्रा 2C से 4C। अब ये एन मैन एनसीईआरटी ने हटा दिया। एनसीईआरटी बोलती है इसको 2C 4C करो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हो जाती है। 2C से 4C हो जाती है, परंतु गुणसूत्र की संख्या सेम ही रहती है। बोलो बात सही? अच्छा, कई बार कुछ बच्चे यूं कहते हैं अर्चित सर ये बड़ा एन के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, तो यहां पे आप इसको सी से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात सही है? सी से। तो डीएनए की मात्रा या क्रोमेटिड की मात्रा एक ही बात है, डीएनए ऑब्लिक क्रोमेटिड कर दो, बात एक ही है। बोलो बात सही? और अगर प्रॉपर एनसीईआरटी पे चलना है तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में तुम कहोगे अर्चित सर हमें तो प्रॉपर एनसीईआरटी में चलना है, तो इसको सी से ही रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बस इस एन की जगह मैं सी कर देता हूं, सब एन की जगह, बस इतना सा काम करना पड़ेगा, तो अपन प्रॉपर एनसीईआरटी तुमको फिर लाइन कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। मगर आप बड़ा एन छोटा एन भी याद रख सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये 2C हो गया, ये 4C हो गया, ये 2C हो गया और ये 2C हो गया। बताओ डन? क्लियर? तो बस वो जो सी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस वो थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है। डन है? चलें आगे, मजा आ गया? ठीक है जी। तो इतना काम होने के बाद हम लोग अब बात करते हैं हमारी मेन प्रावस्था की, जिसे हम बोलते हैं एम प्रावस्था। क्या बोलते हैं? एम प्रावस्था। यही तो पढ़नी है। जीवन प्रावस्था हो गई, एस प्रावस्था हो गई, G2 प्रावस्था हो गई, तो आपको अगली प्रावस्था कौन सी है? एम प्रावस्था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके एनसीईआरटी ने कुछ चीजें गलत भी लिख रखी है, वो गलत बात आखिर कौन कौन सी है, वो सारी की सारी बात मैं आज आपको यहीं पे ही बताने वाला हूं, तो सभी लोग कृपया करके ध्यान देंगे। डन? चालू करूं कहानी को? मजा आ जाए तो एक बार, बस मजा आ जाए तो कहानी में, कहानी तो कहानी है ना, मजा आ जाना चाहिए बस तुम्हें कहानी में। चालू करूं? अब देखो जरा, एनसीईआरटी बोलती है कि एम प्रावस्था एक नाटकीय प्रावस्था है। नाटकीय प्रावस्था का मतलब हम लोगों को लगता है कि ये क्या ही हो रहा है, मगर फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, यह प्रावस्था एक नाटकीय, क्योंकि जब आप इसको देखते हो ना माइक्रोस्कोप में तो आपको लगता है ये क्या ही हो रहा है, नाटकीय प्रावस्था के समान है। बोलो बात सही? मैं बोल सकता हूं कि कोशिका चक्र में इस प्रावस्था में केवल 5% समय लगता है, क्योंकि 95% तो कोशिका अपने आप की तैयारी करती है। सर बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रावस्था में केवल 5% समय लगता है। और मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मनुष्य की कोशिका में 1 घंटा, जैसे मनुष्य में 1 घंटा, ये लेबोरेटरी में देखा गया डाटा है। बोलो बात सही है? यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो। क्लियर है? चलें आगे। अब दोस्त, एम प्रावस्था में सबसे पहले होता है केंद्रक द्रव्य का विभाजन, ठीक है। एम प्रावस्था को कितनी प्रावस्था में बांटा है? 2 प्रावस्थाओं में। एम प्रावस्था को 2 प्रावस्था में बांटा है। सर अब ये तो आप वापस लिखोगे, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। जिसमें पहला जो प्रावस्था है वो है कैरियोकाइनेसिस,
और जो दूसरी प्रावस्था है वो है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक द्रव्य विभाजन, और वो कितने प्रकार का होता है तुम्हें पता होना चाहिए भी। वो होता है प्रोफेज, वो होता है मेटाफेज, वो होता है एनाफेज, और वो होता है टीलोफेज। बोलो डन। कोई दिक्कत है? पीएमएटी से आप इसको याद रखेंगे, प्रोफेज पी से, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज होता है। क्लियर? अब आओ जरा एक बार इसकी पहले एनसीईआरटी थोड़ी सी धो देते हैं। धो दे, आ जाओ। काम की चीज सारी नोट्स में है, मगर एनसीईआरटी में क्या गलतियां हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा। देखो, क्या आप जानते हो कि सभी जीव चाहे वो बड़े क्यों नहीं हो, उनका निर्माण एक ही कोशिका से होता है? बिल्कुल। और उस कोशिका का नाम मैंने अपने लेक्चर में बता दिया था, नाम था युग्मनज, जायगोट। जायगोट कैसे बनता है बताया था, अंड कोशिका और शुक्राणु मिलके बनते हैं 2n कोशिका। आगे चलते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका बड़े जीव का निर्माण करती है। हम तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं है। हमें पता है कि अगर एक तुम ऐसे बन गए तो इसके बाद तुम्हारे अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होगा। नोट्स चेक करना, सब कुछ है तुम्हारे नोट्स में। बट ये बात है, मैंने थ्योरी और डायग्राम दोनों बनवाए हैं। मैंने बोला है इसके बाद तुम अभी एक कोशिका है, मगर तुम तो एक कोशिका नहीं हो, तुम्हारे पास तो लाखों कोशिकाएं। कैसे बनी? लगातार विभाजन के द्वारा। ठीक है। वृद्धि और जनन भी सभी कोशिकाओं का नहीं। बिल्कुल, हम मानते हैं कुछ कोशिका ऐसी होती है जो वृद्धि करती है तो मतलब जनन करेगी, जैसे अमीबा लिखाया हुआ है विद डायग्राम, मगर सब में ऐसा नहीं होता। ठीक बात है। सभी सजीवों की विशेषता होती है, कोशिका विभाजन होती है, जनन करती है, जिससे प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। एक से दो कोशिका बनती है, कोई लोड ही नहीं है। समसूत्री में बढ़ती है, अर्धसूत्री में 4 बनती है। कैसे बनेगी बताऊंगा, अभी नहीं दिमाग लगाना। ये नवनिर्मित कोशिकाएं खुद वृद्धि करती है, फिर विभाजन करती है। एक प्रत्येक कोशिका, और इसकी जब वो वृद्धि करेगी विभाजन के बाद लगातार कोशिकीय जनसंख्या करती रहती है। दूसरे शब्दों में, वृद्धि करेगी, विभाजन करेगी, और लगातार लाखों कोशिकाएं बनाती जाती है। कोई लोड है इसमें? नहीं। बट याद रखना, ये मैंने भी बोला था, कोशिका पहले वृद्धि करेगी फिर विभाजन करेगी। अब इसमें नहीं है, मगर तुम्हारे दिमाग में है। क्या होगा कि मतलब नीट के एग्जाम में या कहीं भी मान लो क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ ले कि क्या होगा कि कोशिका वृद्धि नहीं करेगी, विभाजन होगा, तो सर लगातार कोशिका छोटी होती जाएगी और एक टाइम आएगा सब कोशिका तो बचेगी नहीं। हर्षित सर सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। कोशिका चक्र क्या होता है? पहला और आखिरी एक ही होगा। मैंने तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया, तुम 10 रुपए का नोट लेके भाग गए, चक्र है ही नहीं। मैंने 10 का नोट जम्मन को दिया, जम्मन ने मम्मन को, मम्मन ने टम्मन को, तो ये क्या है? ये है कोशिका चक्र। ठीक है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कोशिका विभाजन के द्वारा डीएनए की कॉपी होती है, प्रतिकृतियन होता है। अच्छा, प्रतिकृतियन इंपॉर्टेंट ही अपन 12th में पढ़ते हैं, मगर कॉपी का मतलब तुम समझ गए हो, 1 से 2 बनना, वो कॉपी होता है। ठीक है। कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए के प्रतिकृति, कोशिका वृद्धि, एक साथ समायोजित होती है, और ये सारी आनुवंशिक रूप से कंट्रोल होती है। मतलब तुम थोड़ी ना करवा रहे हो कोशिका का विभाजन, वो अपने आप कर रही है। किसी के प्यार में यूं वो मुझसे प्यार नहीं करती, काट लिया हाथ, ज्यादा मत काट लेना, नालायक को काटना ही मत, तो क्या होगा? वहां से खून बहता रहेगा, थोड़ी देर में रुधिर का थक्का जम जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका ने कर लिया है विभाजन। यही बात है। ठीक है। इस प्रकार ये संपन्न होती है और कोशिका विभाजन सही होता है, और संतति कोशिकाओं में पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। जीनोम का मतलब अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। तो जैसा ऊपर 46 है इसमें, तो जो 2 कोशिका बनेगी उसमें भी 46 ही आएंगे गुणसूत्र। यूं नहीं आएगा ये 46, ये 20 आ गए, गड़बड़ हो गई। 46 तो 46 समसूत्री विभाजन। आ जाओ आगे। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम यानी कि आनुवंशिक पदार्थ को डबल करती है। मैंने भी डबल किया था इस प्रावस्था में डीएनए को। हाँ, और अपने घटकों का संश्लेषण, जैसे प्रोटीन बनाती है, आरएनए बनाती है, ये सारी चीज। घटकों का संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जैसे आरएनए बनाती है, जैसे प्रोटीन बनाती है ना, जैसे हिस्टोन प्रोटीन बना रही है, जैसे तारक काय को डबल कर रही है, ये सारा का सारा काम घटक होते हैं। और उसके बाद 2 नई कोशिकाओं का विभाजन करती है, तो उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। सर मजा आ गया? सर बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि, मतलब कोशिका वृद्धि का मतलब क्या होगा? मतलब कोशिका का आकार बढ़ेगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक सब डबल होंगे, क्योंकि एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी।
अब ये थोड़ी ना होगा एक कोशिका में 15 माइटोकॉन्ड्रिया थे तो साथ साथ चले जाएंगे, ऐसे नहीं। पर माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को डबल करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ के आए हो, कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी अंग होता है। और अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि खंडन विधि के द्वारा, फिजन के द्वारा, जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है उसके द्वारा एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक सतत लगातार प्रक्रिया होती रहती है जिसमें डीएनए का संश्लेषण किसी एक विशिष्ट अवस्था में, और इससे कह दो एस प्रावस्था बोलते हैं मुन्ना उसको, ठीक है। अब आ जाओ में कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की जटिल प्रक्रिया को संतति के केंद्रकों में डाल दिया जाता है और यह अनुवांशिक नियंत्रण के अनुसार होती है, यानी कि तुम नहीं करते, अपने आप तुम्हारे शरीर में होती जाती है, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहले जीवन प्रावस्था, फिर एस प्रावस्था, फिर जी2 प्रावस्था, 11 घंटे की, 8 घंटे की, 4 घंटे की, 1 घंटे की। इसमें सारी प्रावस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सारी है। तो ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सारी प्रावस्था है। उसके बाद कोशिका विभाजन हो जाएगी। एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका बन गई। कौन सी प्रावस्था है? एम प्रावस्था। यहां से लेकर यहां तक कौन सी प्रावस्था थी? ये सारी तैयारी प्रावस्था। डन है? आ जाओ आ जाओ। कोशिका चक्र की प्रावस्था। यूकेरियोटिक कोशिका में मनुष्य की कोशिका जब संवर्धन, मैंने बताया था लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जब इसको डेवलप करते हैं, संवर्धन बोलते हैं, कल्चर डेवलप करते हैं। तो संवर्धन जो होता है ना, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? कल्चर। जैसे मान लो तुम घर में दूध से दही जमाते हो, तो दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जैसे तुम लेते हो ना, कभी जामन लेते हो और फिर दूध में डाल देते हो और मिला लेते हो और फिर उसके बाद दही जम जाता है। पानी में डालो, दही जमेगा क्या? नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, कल्चर करने के लिए दूध चाहिए। बिना दूध के कभी भी दूध, मतलब बिना दही के कभी भी दूध से दही नहीं जमेगा, ऐसा, ठीक है। आ जाओ। 24 घंटे में होती है, 23 घंटे में तैयारी, 1 घंटे में विभाजन। बहुत बढ़िया। यह कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, ईस्ट के अंदर कितनी होती है? 90 मिनट। जीवाणु के अंदर कितनी होती है? 20 मिनट। अच्छा, नीट के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, नीट में, जैसे तुमको यहां तो पता है इस प्रावस्था में डीएनए डबल होता है, मगर नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीवाणु के अंदर डीएनए डबल कब होगा, तो विखंडन से पहले। जब जीवाणु 1 से 2 जीवाणु बनेंगे उससे पहले उसके अंदर डीएनए डबल हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना, बड़ा जरूरी पॉइंट है। ये भी मैं कहीं लिख देता हूं, कहीं भी लिख देता हूं, जहां मुझे लगता है लिखना चाहिए, यहां लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, नोट डाल के लिख देता हूं। जीवाणु में डीएनए का, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रतिकृतियन फिजन से पहले होता है। बोलो बात सही है? तो डिवीजन से पहले होगा। जब जीवाणु कोशिका 1 से 2 में बटेगी उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। कोशिका की प्रावस्था 2 प्रावस्था की होती है, अंतरावस्था और एम प्रावस्था। बोलो बात सही है? अंतरावस्था कितने घंटे की? 11 अंतरावस्था होती है 23 घंटे की, और एम प्रावस्था कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की, मनुष्य के लिए, है ना। हमें तो वही याद रखना है। बोलो बात सही है? मजा आ गया? आ जाओ। बढ़िया चल रहा है ना? आओ आगे, बहुत बढ़िया चलेगा। एनसीईआरटी में जो गलती है वो और बताऊंगा, देखो ध्यान से सुनना। समसूत्री विभाजन की उस प्रावस्था को व्यक्त करते हैं जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है। बिल्कुल, G1 SG2 में तो कुछ होता ही नहीं है। एम प्रावस्था में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक बात है, इसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। अंतरावस्था में 2 क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। अभी क्या, लाइन देखो जरा, मैं कह रहा हूं लाइन देखो, फिर रटना होता ही नहीं है। क्या है? अंतरावस्था 2 क्रमिक एम प्रावस्था के बीच में है। ये लाइन सही है गलत है? आओ जरा देखते हैं। आओ ना, डायग्राम से अगर अपन को थ्योरी क्लियर हो जाए तो कहना ही क्या है। क्या बोला है, क्या बोला है इसने? इसकी जो लाइन है वो यहां ध्यान लग देता हूं। अंतरावस्था 2 क्रमिक एम प्रावस्था के मध्य है।
समझ में आ जाए तो बढ़िया दिल बना देना एक बार। देखो जरा खुद देखो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। देखो अंतरावस्था जानते हो? हाँ सर जानते हैं। क्या होती है अंतरावस्था? अंतरावस्था होती है G1 S G2। ठीक है, जब एक कोशिका यूं आई अंतरावस्था में और अपने बाद उसने एक कोशिका से दो कोशिका बना ली, फिर उसके बाद ये कोशिका फिर से इसमें आएगी, फिर वापस से दो कोशिका बनाएगी, फिर कोई भी कोशिका फिर से इसमें आएगी, फिर वापस से दो कोशिका बनाएगी। बोलो बात सही? तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी बोलती है कि दो अंतरावस्था, मान लो एक अंतरावस्था ये हो गई, ठीक है, फिर एम आएगी, फिर दूसरी अंतरावस्था होगी। बोलो बात सही है? तो एक अंतरावस्था, हाँ, और दूसरी अंतरावस्था के बीच में एम प्रावस्था आती है। बताओ रटा क्या इसमें तुमने? अभिक्रिया बेटा यहीं से ही चालू होगी। कोशिका पहले G1 में आएगी, फिर S में आएगी, फिर G2 में आएगी, फिर M में आएगी। दिल बना देना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये कोशिका है, विभाजन करेगी तो पहले एक अंतरावस्था में आएगी यहां तक, ठीक है, फिर एम प्रावस्था, ठीक है, फिर वापस से अंतरावस्था आएगी। तो क्या बोल रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोलती है कि अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्था के मध्य है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मजा है, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं आगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य की कोशिकाओं में 24 घंटे में कोशिका विभाजन करती है। 1 घंटे में ही विभाजन करेगी, 23 घंटे तो वो तैयारी करेगी। बोलो बात सही है? 23 घंटे तैयारी और 1 घंटे में विभाजन करेगी, ठीक है। और कुल अवधि का 95% तैयारी में ही लगाती है। हम तो कई बार लिख चुके हैं ये वाली बात। 95% मतलब 23 घंटे तैयारी में, 1 घंटे में विभाजन कर लेगी। सर एनसीईआरटी क्या हो गई है? कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं नोट्स के अलावा मेरी क्लास में अगर तुमने पढ़ लिया ना, तुम खुद देख लो, तुमने जितना मेरी क्लास से पढ़ा उससे बाहर कुछ है क्या? कुछ होगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट बस अभी देखो, ये साइड वाला भी पढ़ाऊंगा, देखो जरा, मगर ये थोड़ा एंड में पढ़ेंगे अपन, थोड़ा एंड में। एम प्रावस्था में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन होगा, जिसमें सूत्री विभाजन के जैसा ही होता है, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अभी अपन ये पढ़ने वाले हैं आगे, अभी अपन ने नहीं पढ़ा है ये, ठीक है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी बोलते हैं। बेटा पहले बोलते थे हम अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था, अब नहीं बोलते। G1 S और G2 में तुम्हें लगता है कोशिका ने आराम किया? नहीं सर, कितने सारे काम किए कोशिका ने। G1 में तैयारी की S के लिए, S में 3 काम किए, हिस्टोन प्रोटीन डबल अलग, सेंट्रोजोम अलग किया, डीएनए अलग किया। क्या तुम्हें लगता है विश्राम किया कोशिका ने? नहीं। शुरू में हम विश्राम बोलते थे। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए, देखो तभी तुम कहोगे, और मैं हमेशा बोलता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मजा आ गया। क्यों बोलते थे विश्राम प्रावस्था? क्योंकि बेटा हमें दिखता ही नहीं था कि कोशिका में कुछ हो भी रहा है। कोशिका में ऐसी दिखती थी। कोशिका में कुछ हो रहा है ये कब पता लगेगा? जब कोशिका का विभाजन होगा। तो हमें G1 में भी कोशिका में कोई कुछ चीज नहीं दिखी, S में भी कुछ नहीं, G2 में भी कुछ नहीं, तो हमें लगा ये तो कोशिका आराम कर रही है। आराम नहीं कर रही है, नहीं, आराम नहीं कर रही। जैसे लड़कों तुमने देखा होगा, तुम घर में थोड़ी देर के लिए बैठे होते हो, घर वाले कह देते हो अबे बहुत हो गया चल पोछा लगा ले, तो तुम आराम थोड़ी ना करते हो, नहीं करते ना। पापा कहते चल खेत में चल, फर्स्ट क्लास ये बुआई कर, ये कर और वो कर, आराम थोड़ी ना करते। तो कोशिका भी आराम नहीं करती। कोशिका कहती है भाई साहब G1 G2 में आराम नहीं है, नहीं है भाई। तो हम बोल देते हैं आराम है, वो आराम नहीं होता है। बट मैंने आज आपको ये बता दिया उसको विश्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है कुछ। हमें एक कोशिका जब दो कोशिका में विभक्त हो जाएगी ना, ये चीज हमें दिखेगी, ये दिखेगी हमें। मगर एक कोशिका ऐसी थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, साइज बढ़ रहा है, तो हमें ज्यादा कुछ दिखेगा ही नहीं। हमें यही लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आगे चलते हैं। अंतरावस्था को, ये हो गया वह प्रावस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, उसे हम प्रावस्था में कौन कौन से बांटते हैं? पहले G1 प्रावस्था, फिर S प्रावस्था, फिर G2 प्रावस्था। बोलो बात सही है? आ जाओ। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी कि G1 प्रावस्था जो होती है, G1 प्रावस्था, पश्चसूत्री अंतरकाल मतलब डीएनए प्रतिकृति से पहले ही होती है G1 प्रावस्था, ठीक है। इसमें G1 प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लगातार वृद्धि करती है। और तुम्हें पता है कोशिका वृद्धि क्यों करेगी? उसमें कोशिका में डीएनए बन रहा है, कोशिका में आरएनए बन रहा है, तो कोशिका का क्या साइज नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तुमने अगर मेरा डायग्राम देखा था, और देखो मैं हमेशा बोलता हूं डायग्राम से थ्योरी समझो, तुमने मेरा डायग्राम देखा था, मैंने कोशिका पहले देखो कितनी सी बनाई थी, मगर G1 प्रावस्था के बाद देखो आकार बढ़ा लिया, S प्रावस्था के बाद फिर बढ़ा दिया, G2 के बाद फिर बढ़ा दिया। तो मैं आकार बढ़ा रहा हूं कोशिका का। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर कुछ भी बढ़ेगा तो बेटा आकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर एक पन्नी में 1 लीटर पानी है और तुमने 1.1 लीटर भी कुछ और वृद्धि कर दी, तो बेटा आकार तो पन्नी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आ जाओ आगे। मुश्किल लगेगी दोस्त एनसीईआरटी कब? जब एनसीईआरटी तुमने अच्छे से पढ़ी नहीं होगी, ये लेक्चर नहीं देखा होगा। देखा तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आओ
यहां पे डीएनए प्रतिकृति नहीं करता, क्योंकि डीएनए प्रतिकृति कौन सी अवस्था में, कौन सी में, जीवन में होती है क्या? नहीं सर, एस में होती है। बिल्कुल सही बात है। एस फेज में को संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। इसमें डीएनए की निर्माण और प्रतिकृति होती है, कॉपी बनती है डीएनए की। बिल्कुल। अब देखो अगला, अब ये इसने लाइन लिखी है, तुम्हें पता है, इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। सही बात है। कैसे हो जाती है दोगुनी? क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं। ठीक है। आदि प्रारंभ में डीएनए की मात्रा 2C थी, तो एस प्रावस्था के बाद डीएनए की मात्रा 4C हो जाएगी। बोलो बात सही है? ये जो दोनों चीजें है ना, ये जब तक मैं नहीं पढ़ाऊं तब तक नहीं पढ़ना है आपको। आपको तब पढ़ना है जब हर्षित सर पढ़ाएंगे। देखो मेरे से आगे अगर चाहोगे ना तो टकरा जाओगे। मेरे से आगे नहीं चलना है इन चैप्टर्स में। इसमें देखो तुमको इतना ट्रस्ट रखना है कि सर आपने जो पढ़ाया वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं कुछ भी एक लाइन नहीं छोड़ूंगा। जब मैं सारांश नहीं छोड़ता एंड का, तो ये भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आओ। यदि गुणसूत्र की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि गुणसूत्र की संख्या बराबर सेंट्रोमियर की संख्या। डीएनए डबल होता है, गुणसूत्र यहां पे डबल नहीं होता। कहां होगा वो भी बताऊंगा, अभी नहीं। जीवन प्रावस्था में कोशिका अगर द्विगुणित होती है यानी कि 2n है, तो एस प्रावस्था में भी यह 2n ही रहेगी। क्यों रहेगी तुम्हें पता है? क्योंकि एस प्रावस्था में डीएनए डबल नहीं होता। एस प्रावस्था में डीएनए डबल होता है, गुणसूत्र डबल नहीं होता। सही बात है। और ये देखो मैंने यहां लिख, मैं तो डायग्राम से भाई, मैं तो बोल रहा हूं बस डायग्राम से, मैं तो कहीं नहीं बोल रहा। एस प्रावस्था में देखो उतना ही है गुणसूत्र, डीएनए डबल हुआ है, बस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे। अब प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक प्रतिकृति होता है, तारक केंद्र भी यहां पे प्रतिकृति होता है। यहां पे G2 प्रावस्था में फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। और G2 प्रावस्था में कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। एक चीज वैसे इसने छोड़ दी है, कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ दो इसको। आ जाओ। कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय की कोशिका, और कुछ कोशिकाएं कभी कभी विभाजित होती है जब वो क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती, तो जीवन से निकलकर एक जगह जाती है जिसे हम शांत प्रावस्था यानी कि जी0 प्रावस्था बोलते हैं। बोलो बात सही? जिस कोशिका को एस प्रावस्था में नहीं जाना है, जिस कोशिका को डीएनए को डबल नहीं करना है, वो आगे नहीं जाएगी। कहां चल जाएगी? जी0 प्रावस्था में। इस प्रावस्था में भी कोशिका सक्रिय होती है मगर विभाजित नहीं होती। और विभाजित क्यों नहीं होती तुम्हें पता है? निचली लाइन नहीं पढ़नी है, मैं बोल रहा हूं मेरे से आगे नहीं चलना है भाई। जो चलता है वो फिर चलो, मेरे से आगे किसी को नहीं चलना, मेरे से आगे नहीं चलना। यहां पढ़ा है जहां तक वहीं तक ही पढ़ना, नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ना है, तुम्हें नहीं पढ़ना। मैं इससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, इससे कम नहीं पढ़ाऊंगा, विश्वास करना। एपिस डॉर्साटा, इंडिका, मेलिफेरा और फ्लोरा सबके बारे में बताऊंगा मैं, सबके बारे में। तो मधुमक्खी के छत्ते पर जब पत्थर मारते हो तो मधुमक्खी कौन सी वाली भागती है तुम्हारे पीछे, वो बताऊंगा तुम्हें, सारी बात बताऊंगा, मगर अभी नहीं बताऊंगा, अभी क्योंकि समय नहीं आया बताने का। बताओ भाई, क्या यहां तक एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर है? कोई भी डाउट तो नहीं है? पक्का? तो अगर ये सब चीजें क्लियर है तो आओ ना फिर क्वेश्चन उड़ा देते हैं बेटा। फिर क्वेश्चन तुम कहते हो ना पोल करवाओ, पोल, आई लाइक पोल। लो बेटा, मगर बेटा क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से, फिर पोल के ऊपर चलना। तुम क्या कबूतरों की तरह काम करते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं और क्वेश्चन फिर वो करते हो। लो आओ जरा और बताना क्या चैप्टर इजी है क्या? खोलना, खोलो, बताओ चैप्टर इजी है, मुश्किल तो नहीं लगा चैप्टर? इसी बात पे चश्मा पहन लिया जाए, ये चश्मा, वाओ। इसी बात पे बाल बना लिए जाए, ये बाल बना लिए सर, वाओ। अच्छा तुम्हारा चैट बॉक्स भी ओपन कर देता हूं, नहीं तो चिल्लाओगे फिर कहोगे। अभी इस क्वेश्चन के बाद चैट बॉक्स चालू कर दूंगा। डीएनए का प्रतिकृतिन कब होता है? ये तो बेटा रैप्टा मार के भी कोई रात को पूछे ना बता कब होता है, तो इसमें तो 100% आंसर होना चाहिए। अभी भी गलत मत करना भाई, गलत मत करना। इसे एस प्रावस्था बोलते हैं, गलत मत करना बेटा। अब भी गलत करोगे तो फिर पढ़ाना ही बेकार है उन बच्चों को, तो छोड़ दो बेटा पढ़ाई। जाओ बेटा, जा जा सिमरन, जी ले तेरी जिंदगी। फिर कुछ नहीं करना बेटा। फिर क्या है, फिर तो घर जाओ अपने आराम से, क्योंकि फिर तुम ऐसे पढ़ोगे तो फिर कैसे ही पढ़ोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका सबका आंसर थर्ड आना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अबे क्या कर रहे हो भाई? अबे डीएनए का प्रतिकृतिन कब होता है, कॉपी कब होती है भाई, और कैसे बताऊं भाई, और कैसे बताऊं? 69% भारतीय। अबे भारतीय तुम कहां, यहां क्यों हो तुम? जाओ कहीं दूसरी जगह जाओ। एस प्रावस्था में डीएनए का प्रतिकृतिन होता है, कैसे बताऊं? है एस प्रावस्था में डीएनए का प्रतिकृतिन, और कैसे समझाऊं भाई? क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगा कि चश्मा लगा लिया, गलत हुआ भाई साहब। जय हो प्रभु, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम, शाबाश बेटा। जाओ जाओ सिमरन, जाओ सिमरन, जाओ अक्षय कुमार के पास जाओ। एस प्रावस्था होती है ना,
चलो अगला क्वेश्चन। और फिर कहोगे सर पोल नहीं करवा रहे हर्षित सर, आप हर्षित सर पोल करवाओ और सर पोल करवाओ। अभी बेटा पोल क्या करवाऊं, तुम ये पोल करते हो, बताओ। पोल को शर्म आ गई कि ये कैसा पोल है। यही क्वेश्चन गलत, ऐसे ही क्वेश्चन गलत कर देते हो, बताओ तो कैसे काम चलेगा भाई। पोल स्टार्ट कर रहा हूं भाई, फिर अब तो गलत मत करना। क्वेश्चन लिखा है क्या जीनोट प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है? नहीं, सक्रिय होती है। सेंट्रोजोम अंतरावस्था की एस प्रावस्था में डबल करता है? हाँ। एक असत्य है, दो सत्य है, स्टॉप करो और आंसर ए कर दो। इसका आंसर तो मेरा आ गया। अब तुम्हारे पास पोल नहीं आ रहा क्या है? पोल नहीं आ रहा, पोल ही नहीं आ रहा है, पोल ही नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं भाई। चलो ये मैं ही कर दिया, अगला पोल देता हूं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लो जरा ये वाला क्वेश्चन करो, बताना पोल आ रहा है क्या। अब तो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। पोल नहीं आ रहा तो बेटा कोई बात नहीं, ये भी तो ऑन कर दिया, यहां लिख दो बेटा। तुम्हें क्या है, तुम्हें कीड़े लग जाते हैं, तुम इतने बेकार हो कुछ तो। पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा, भाई नहीं आ रहा तो यहां लिख दे, ये तो खुल रखा है कम से कम मैंने। पोल नहीं आ रहा है, मजा आ गया चैप्टर में। ये तो बेटा रैपिड मारने के लिए तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है, इसको तो कर ही दो बेटा अपने आप ही। ये इसके लिए भी मेरी जरूरत है तुमको। आंसर क्या है? आंसर बी होगा इसका, 84। इसमें भी देखो गलती कर रहे हैं भाई साहब, कहां से आते हैं लोग। मेरे बैच के तो नहीं हो सकते, मेरे बैच के तो बालक ये गलत नहीं करेंगे। चलो, जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन बताओ, बता दो बेटा सही कथन। डीएनए का संश्लेषण होता नहीं, सभी कोशिका के अवयव का पुनर्गठन होता नहीं, कोशिका सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए प्रतिकृति नहीं करती है, सही। केंद्र विभाजन होता है नहीं, आंसर सी आएगा। पोल ही नहीं आ रहा क्या? छोड़ो भाई, पोल में दिक्कत आ रही है, पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया तो मैं तो तुम्हारे लिए। चलो अब देखो, अभी अभी ये क्वेश्चन करवाया तुम्हें ना, अब देखो फिर दे रहा हूं यही क्वेश्चन सेम, मगर फिर गलत करेंगे, आते ही अलग जगह से हैं वो। पोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, पोल में दिक्कत हो जाती है, बारिश वारिश हो रही ना, रास्ते में पोल रुक जाता होगा, फिर रेड लाइट वगैरह भी पड़ जाती है बीच में, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो पोल में दिक्कत हो जाती होगी कभी कभी। इसको गलत मत करना नालायको, इतनी बार क्वेश्चन गलत करोगे क्वेश्चन को शर्म आ जाएगी। इसको तो कोई गलत नहीं करना चाहिए, 100% आंसर आना चाहिए। अब ये भी करवाया, मगर मुझे पता है 100% का तो मुझे मौका दोगे ही नहीं, आंसर तो थर्ड आएगा इसका, तुम्हारा नहीं आएगा वो मुझे भी पता है। देखो 88%, मैं बता रहा हूं, तुम्हें आंसर बोल भी दूंगा थर्ड है तो भी 100% नहीं करोगे तुम। कुछ क्या है, बालक अलग होते हैं, अलग ही होते हैं वो, उनसे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। छोड़ो, बोलूंगा विवाद हो जाएगा, छोड़ो, जाओ तो मैं ऐश करूं, ये ऐश प्रावस्था वगैरह। अच्छा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं वो होमवर्क में करना, होमवर्क में यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो तो होमवर्क में करने हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल है, अगर है तो टॉपिक क्वेश्चन करने हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। आपको सारे नोट्स पढ़ने हैं और आपको उतनी ही एनसीईआरटी पढ़नी है जितने मैंने पढ़ाई है, ये वाला काम आपका होना ही चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। क्या कर लोगे पक्का? कोई लोड तो नहीं है यहां तक किसी को भी? अबे बहुत बढ़िया, तभी तो गलत कर रहे हो तुम। यहां पे बस गोरिल्ला आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि गोरिल्ला आर्मी लगभग सब कुछ सही करती है। गोरिल्ला आर्मी बताओ जरा एक बार, दिल बना दो कि मजा आ गया क्या। पोल में दोस्तों दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, पोल में कई बार क्या होता है दोस्त, पोल में दिक्कत हो जाती है कई बार, तो कोई लोड मत लो पोल का, ऐसा मत सोचो कि पोल में दिक्कत है, ठीक है, कई बार हो जाता है पोल का। कॉल करवा दूं, वीडियो कॉल, एक वीडियो कॉल बनती है क्या ये बताओ? भाई वीडियो कॉल कर दो,
भाई मैंने करवा दिया वीडियो कॉल, ठीक है। मैंने बोल दिया बच्चे नोटी हो रहे हैं, बच्चों को वीडियो कॉल करवाई जाए। नोटी हो रहे हो ना तुम, अभी करवा देते वीडियो कॉल, का ही दिक्कत आ रही है। अभी लो बेटे, अभी करवा देते बेटे। मजा आया क्या आज पढ़ने में? कैसा लगा आज पढ़ने में, बताओ। बॉटनी मुश्किल, बोरिंग लग रही है क्या? बोर बोर हो गए तुम? दिल बना दिया यार भाई साहब। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, गोरिल्ला आर्मी है, क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत ताबड़तोड़ हैं, तुम्हें पता है। हम उतना कॉन्सेप्ट ताबड़तोड़ बढ़ा देंगे जो कोई नहीं बताएगा। आसान है ना चैप्टर, बताओ मुश्किल लगा क्या अभी तक चैप्टर? एक चीज मुश्किल लगी, मगर मेरी क्लास में बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। तुम्हें पता है 2 घंटे होने वाले अप्रोक्स अपन को, मुझे तो पता नहीं लगता कभी भी, तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और पोल में फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। महादेव, दिलकेश मीना जी, चंदन, यहाँ पे राहुल यादव, हर्षी, डॉक्टर खान, गोपाल, शिवम, अभिषेक और ज्योति ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मजा आ गया, मतलब कितना ही अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। वाओ वाओ वाओ। चलो भाई देखते हैं वीडियो कॉल पे कौन कौन भारतीय यहाँ पे अभी अवेलेबल है। जो भी अवेलेबल है कृपया करके हमसे बात कर सकता है, कोई लोड वाली बात नहीं है। चिल मारो और पढ़ते रहो बस। बॉटनी अपन रॉकेट बना देंगे। ये तो चैप्टर टचवर्ड कुछ है नहीं, अभी तो असली आएंगे। पादप जगत, पुष्पी पादपों का शारीर, प्रकाश संश्लेषण श्वसन, अभी तो चैप्टर आएंगे। तुम यूं कह दो कि अर्चित सर मजा आ रहा है, बॉटनी इजी हो गई। अभी तो चलने दो, अभी तो आगे पढ़ाऊंगा। चलो भाई, कौन आ गया है अभी यहाँ पे? कोई है यहाँ पर? फटाफट से बताओ एक बार कौन है अभी यहाँ पे। दामिनी आप हो यहाँ पर? यहाँ पे अनिल साहब, क्या हाल है अनिल? अनिल एक मिनट, कौन है? दामिनी आप आ गए? दामिनी कैमरा ऑन हो सकता है तो ऑन कर लो, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं। दामिनी कैसे हो आप? कोई बात नहीं। दामिनी कैसे हो? गौरव हंस रहा है, गौरव कह रहा है स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं। आए गौरव, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। गौरव पहले एक बार दामिनी से बात कर लेते हैं। हाय दामिनी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। आप दामिनी कहाँ से हो आप? सर मैं छत्तीसगढ़ से सारंगढ़। स्विट्जरलैंड से? छत्तीसगढ़। अच्छा छत्तीसगढ़, मुझे लगा मैं स्विट्जरलैंड तक पढ़ा रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। नीट के एग्जाम कितना बड़ा हो चुका है, बहुत बढ़िया है। नहीं सर। अच्छा अच्छा। और दामिनी कैसे चल रही है बॉटनी? मतलब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई शिकायत हमसे तो कर सकते हो। वो सर बढ़िया, लेकिन मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे। दामिनी प्रैक्टिस, देखो एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा चलो, ये जितने बच्चे सुन रहे हैं वो सारे बच्चे, मैं दामिनी से बात कर रहा हूँ मगर मैं सबसे बोलना चाहता हूँ तो सब उस बात को सुनेंगे। क्या दामिनी ऐसा होता है क्या कि एग्जाम दे देती हो, फिर घर पे आने के बाद सही आते हुए क्वेश्चन, मतलब जो भी तुम दे रही हो सही आते हुए क्वेश्चन भी गलत हुए हुए कैसे? हाँ और हुए। क्यों हुए हैं पता है? रीजन बताऊं? तुमने अच्छे से प्रैक्टिस, मतलब मैं समझता हूं, पता नहीं, देखो तुम अब मानोगी नहीं मानोगी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है। कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो तुमने पढ़ा हुआ नहीं था? नहीं लगा, उतना टाइम नोटबुक मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं किसी को पढ़ी ही नहीं, सब तो पढ़े होता करती। नहीं नहीं, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है लगा जो तुमने पढ़ा नहीं था? ऐसा कुछ लगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं है, बिना पढ़ा आ गया कोई क्वेश्चन, ऐसा कुछ था सिलेबस से बाहर? नहीं। नहीं था। मतलब सीधा सा मतलब कि अपन से थोड़ी कहीं ना कहीं गलती हो रही है और वो होनी भी चाहिए, उस तभी तो सुधारेंगे उसको। करना क्या है, अगली बार मैं कमेंट चाहूंगा कि आपका है, करना बस ये है, थोड़ी सी बस अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो। जैसे तुमने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसके उसके क्वेश्चन आंसर लगा दिए। अब तुम क्या करो दामिनी, तुमको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, गूगल से, कहीं से, इधर से उधर से, मॉड्यूल के कहीं से भी, उसको अब क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन करो। अब थ्योरी मत पढ़ो। तुमने पहले थ्योरी से क्वेश्चन किया, अब क्वेश्चन से थ्योरी करो। ऐसा करने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट 100% आएगा। ओके सर। ठीक है? हाँ। हाँ, और ऐसे सैड सैड क्यों हो? मस्त रहो यार, कोई दिक्कत है क्या? हेलमेट पहन के आओ क्या? हेलमेट। नहीं। हाँ दामिनी हंसा कर, कैसे कैसे ऐसे टेंशन में है तू? देख गौरव कितना हंस रहा है। गौरव मस्त कूलर के सामने बैठा है, कूलर बंद कर रखा है, ये है बात। दैट्स वाई द बॉयज इज बॉयज, एक्स वाई इसलिए ये, क्योंकि मस्त है। गौरव करा, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। गौरव को देखना भी ठंड भी लग रही है जैसे मेरे को लग रही है। गौरव क्या हाल है दोस्त? बढ़िया है मजे में। गौरव कहाँ से बात कर रहा है? सर, हम एमपी से। हम मतलब कितने लोग हैं वहां पे? सर अकेली तो हैं। बोलो मैं, अच्छा ये हम की बात और है। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। तो हम राजस्थान अलवर से बात करें। गौरव कैसा लग रहा है बॉटनी? मतलब कोई दिक्कत, सर कोई डाउट, कैसे? कोई सर समस्या? बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है। मजा आ रहा है? सर बहुत मजा आ रहा है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत लग रहा है कि ये ऊपर से गया, ऐसा कुछ? नहीं सर, सर आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। बता, अरे बताना बेटा, बहुत बढ़िया, बताओ। सर पतो सर, मेरी नोटबुक में आपको देखो। अरे गोरिल्ला, अरे क्या बात है, ये कहां से लेके आया तू? अरे क्या बात सर है, इस नोटबुक में था वो। ऑलरेडी था?
बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, देखो सर बोटनी नोट्स। अरे यार बढ़िया है। अच्छा गौरव एक बात सही से बता, नोट्स कॉपी में छप रहे हैं दिमाग में छप गए? सही दिमाग में। बस 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 पढ़ना ध्यान रखना है। पहले था किसी बैच में, अर्जुना में, लक्ष्य किसी में था? सर यकीन में था। अच्छा यकीन में था पिछली बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई किसी में मतलब बॉटनी में कहीं कुछ लग रहा है कि सर और कुछ अच्छा या मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर। मजा आ रहा है ना? हाँ सर। चल बहुत बढ़िया गौरव यार, अच्छा लगा तेरे से। और वो अभी दामनी आई थी, दामनी हंस नहीं रही थी। देखो ऐसे मस्त रहा करो यार। देखो तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता टेंशन लेना, मतलब तैयारी करने का मतलब होता है बस तैयारी करना। तुम्हारे हाथ में बस वही है कि तुम तैयारी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन बात की बात है, तुम्हें बस करना है, अपनी मेहनत पूरी करनी है, होना नहीं होना बस सब बात की बात है। तो मस्त रहो और चिल मारो, है ना, टेंशन फ्री रहो। ठीक है गौरव? ओके दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई अगला कौन है यहाँ पे? आए लड़के। अनिल एक मिनट तू रुक जा यार, देख एक लड़की फिर एक लड़के से बात करेंगे। हाय सुलभा, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सुलभा, कैसी है? अच्छे है सुलभा कहाँ से बात कर रही हो? सर, एमपी से। एमपी से बात कर रही हो। सुलभा कैसी पढ़ाई चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छा सुलभा, तुमने ऐसा कभी सोचा था कि ऐसे वीडियो कॉल पे बात होगी कभी? हाँ, सर। नहीं। और सुलभा पहले किसी बैच में थे या पहली बार यकीन बैच लिया है? सर पहली बार लिया है। अच्छा, और बॉटनी में कोई डाउट है सुलभा? नो सर। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आज वाले लेक्चर में कोई दिक्कत? नो सर, सब समझ में आ रहा आ रहा है बढ़िया? है। यस सर। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे आया, क्या बात, मस्त रहो बस, पढ़ते रहो और कुछ नहीं, क्लास को बंक मत मारना बस, है ना, लाइव देखते रहना। ओके सुलभा, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। हाँ जी, और यहाँ पे अब आया था अनिल। अनिल क्या हाल है? बढ़िया सर। अनिल कहाँ से बात कर रहा है दोस्त? राजस्थान गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से। अरे मेरा एक दोस्त था पहले गंगापुर सिटी में पोस्टेड था, कर्नल था वो अभी ट्रांसफर उसका कहीं हो गया। तुम्हारे वहां पे मिलिट्री का भी है ना एरिया? हाँ सर। हाँ मेरा दोस्त वहीं पे था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगली बार आऊंगा तो देखो अपडेट कर दूंगा मैं, फिर मिलेंगे अपन। यस सर, नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। इतनी लेट याद आई है क्या नमस्ते? अबे नालायक, सबसे शुरू में नमस्ते बोलते हैं, फिर बोलते हैं आप बाकी। बोलने लग गए सर। अच्छा ठीक है ठीक है। और कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बढ़िया चल रही है पढ़ाई। बहुत बढ़िया। बॉटनी में कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, आराम से मॉड्यूल लग रहे हैं यार। बहुत। मॉड्यूल में भी बस वही क्वेश्चन लगा ना जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे बट वो छोड़ देने, वो तुम्हें पता लग जाता होगा कि जो अपने नोट्स में जो है, जो एनसीईआरटी में, बस वो लगाने हैं अभी, है ना? हाँ सर, पूरे लग रहे हैं, आप पीपीक्यू लग रही है, आप वो बस शॉर्ट नोट्स जो है वो सब बन रहे। बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इससे पहले किसी बैच में था? हाँ सर, इसी साइड में। अच्छा इसी साल लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। इस बार यस बस सर। फोड़ना है ना, फिर अपन मिलेंगे, वहीं मिलेंगे अपन। कहाँ पे? यस। सिलेक्शन में। हाँ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में। बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। ठीक है। क्या बात है यार, मतलब तुम लोग हिंदी मीडियम वाले बहुत सही होते हो, पता है? एक होता है ना मन से साफ, बहुत सही होते हो तुम लोग, सच में। हेलो ड्रीम, ड्रीम ये कैसा नाम है ड्रीम? हाय ड्रीम। ड्रीम साइलेंट पे है। हेलो आदित्य। आदित्य, बेटा आदित्य कहाँ है बेटा? बेटा आदित्य, आदित्य बेटा कहाँ? कौन बात कर रहा है? ड्रीम बात कर रही है? यस सर। ओके, कहाँ से बात कर रहे हो तुम? हेलो हाँ जी बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, लखनऊ से। लखनऊ से। और कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई कैसी चल रही है? सर मस्त चल रही है। मस्त चल रही है। बॉटनी में कोई डाउट? नो सर, सर उसमें मॉड्यूल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मॉड्यूल के ऐसे उसमें जो क्वेश्चन छोड़ दो। आंसर है उसमें wrong। हाँ हो सकता है कोई क्वेश्चन के आंसर गलत हो, मगर अगर वो आपके नोट से और आपकी एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं तो फिर अपने आंसर सही है, ठीक है? जैसे वो एक ब्रिटिश वाला था मॉड्यूल, हो सकता है अगर पुराना हो तो वो ब्रिटिश वाले में गलती होगी, उसमें जर्मन और ब्रिटिश वाला था ना, याद है? हाँ तो बस तुमको वो पढ़ना है जो अब नए नए अपडेटेड में है, तो अपने नोट्स अपडेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बैच बैच सही चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कहीं यस सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नो
बॉटनी में सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। देखो मैं बॉटनी का ही बता सकता हूँ, तू कहेगी बारिश नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, बता उसमें, वो तो होगी जब होगी। बॉटनी में कोई दिक्कत है तो बता, वो अपन सॉल्व कर देंगे। सही है। नो सर, बॉटनी में कोई दिक्कत नहीं है। बस टचवर्ड खोने भी नहीं देंगे। और मैं एक बात और बोल रहा हूँ, वो ये कि जिन बच्चों का बैकलॉग है वो अभी बैकलॉग कंप्लीट करें, क्योंकि अभी सिलेबस कोई आगे चला ही नहीं है। कुछ 10-15 लेक्चर हैं, वो फटाफट से हो जाएंगे, रैंडम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके दोस्त, बाय बाय। हाँ जी। अगले महानुभाव कौन है हमारे साथ? हाय अभय, क्या हाल है? नमस्ते सर। और नमस्ते अभय, अभय नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया है सर, बढ़िया। कहाँ से बात कर रहा है? एमपी बैतूल से। एमपी से बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। हम अलवर राजस्थान से बात कर रहे हैं। कैसा है तू? बढ़िया हूँ सर, एक नंबर चलिए ए, पढ़ाई। एक नंबर है, बहुत बढ़िया। ये लड़के अपनी बड़ाई खुद कर लेते हैं, ये लड़कों में बहुत अलग बात है, ताज्जुब वाली, मतलब ये करनी भी चाहिए। और अबे बता, कैसी चल रही है बॉटनी में? मतलब बढ़िया चल रहा है सर, एक बहुत नंबर। बहुत बढ़िया। अबे फिर बॉटनी में क्या कोई दिक्कत, कैसे कोई समस्या परेशानी? नहीं सर, टेस्ट में भी ठीक ठाक 165 प्लस मार्क आते हैं। बस बस अभी 165 में, मगर जो तेरे नंबर कट रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा फोकस कर ले कि वो क्यों कट रहे हैं, बस, है ना, हल्का सा। जी सर। खुद को एग्जामिन करो, खुद को एनालिसिस करो, पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। और इससे पहले किसी बैच में था अबे? यकीन में था सर। यकीन में था, मतलब मजा आ रहा है या मतलब पहले से बहुत अच्छा? सब बढ़िया है वैसे, मैं उसकी बारे में बात नहीं सब कर रहा मजा आ रहा है, हूँ, एक हाँ नंबर। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बढ़िया मैं बढ़िया वो नहीं, बट मजा आ रहा है ना। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है इसमें। हाँ, बस पढ़ने में बोरियत तो फील नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर हो रहा है, बोरियत नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। कंटेंट में मजा आ रहा है। हाँ, एक नंबर। आज एनसीईआरटी की कितनी सारी लाइन थी, और तू देख ले अपने डायग्राम से लगभग सारी लाइन क्लियर है और दिमाग में बैठ जाती है वो। कुछ बोलना चाहेगा? थैंक यू सर। अरे यार ये नहीं, और कुछ बोलना चाहेगा बैच के बारे में? कैसा लगा बैच? बेच तो एक नंबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेच में। बढ़िया चल रहा है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया। बस डीपीपी वगैरह सब कुछ करते रहो। प्रैक्टिस शीट शायद कोशिका वाले चैप्टर की मैंने अपलोड करवा दी थी, हो गई होगी, आई थिंक हो गई होगी ना। मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन लग रहे सब। बस यार देखो, बॉटनी जूलॉजी में बॉटनी थोड़ी सी टिपिकल मानते हैं कि रट्टाफिकेशन है, पर रटना कुछ भी नहीं है। बट मेरी क्लास में नोट मत करो, बस, नहीं करता ना तू भी? नहीं, हाँ 8-10 बार एनसीईआरटी भी रीड कर दी, अगले चैप्टर की। तो वो सही है ना यार, मेरे साथ रिकैप भी हो जाता है और तुम भी कर रहे हो, तो मेहनत डबल हो रही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया, इस बार सिलेक्शन में मिलेंगे दोस्त, है ना? जी सर। ठीक है, ओके बे, बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। ठीक है जी, अभय जी से हमारी बात हुई, तो अब यहाँ पे और कौन महानुभाव हैं? आदित्य, अनिष्का, अनिष्का, और कोई है आदित्य और अनिष्का के अलावा? अगर कोई है तो फटाफट से यहाँ पे आ सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो बेटा फिर बाकी बच्चों से अपन कल बात करेंगे। नाराज मत होना, मुझे नहीं कॉल किया, कुछ से बात हो जाती है, कुछ से नहीं हो पाती है, ठीक है। सो बहुत सारा प्यार आप लोगों को, थैंक यू। कोई आता है तो 1 मिनट में, ठीक है, नहीं तो फिर अपन आगे पढ़ेंगे। कोई है यहाँ पे? नेहा, लक्ष्मण, आदित्य, अनिष्का? नहीं है कोई भी? बंद करें? चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना और पढ़ते रहना। मिलते हैं फिर अपने एक और लेक्चर में। कोई और आ गया क्या देख लेते हैं जरा। यूं नहीं कहते हर्षित सर हम आए थे आप चले गए, नहीं है ना कोई भी? अरे एक, अरे आ गए क्या? ओहो, लक्ष्मण भाई क्या हाल है? अच्छा, लक्ष्मण के नाम से कोई और है? हेलो, लक्ष्मण के नाम से जो भी है। हाय नेहा, नेहा बोलोगी? सर हम बोलते नहीं हैं। हेलो आदित्य, हेलो अनिष्का, महादेव क्या हाल है? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अभी पहले बात करेंगे अनिष्का से, फिर महादेव से। हाय अनिष्का, कैसी हो? बहुत बढ़िया। अनिष्का, इसके अंदर मेरी आवाज चुपती तो नहीं है? यूं कहती हो अरे हर्षित सर क्या बोलते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अरे नहीं सर, बढ़िया। अच्छा बात है। और कैसा चल रहा है बॉटनी के बारे में, कुछ कहना चाहोगी? 1 शब्द नहीं, 2 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द? बहुत बढ़िया। कौन? बहुत बढ़िया। टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है आज जो पढ़ाया? और जो कल पहले पढ़ाया था वो भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। इससे पहले किसी बैच में थी? बहुत बढ़िया, सही है। और कहाँ से बात कर रही हो? दौसा से हो क्या? अरे पास में ये दौसा, अलवर से जब हम जयपुर जाते हैं ना तो रास्ते में दौसा पड़ता है, बहुत पास है दौसा।
हाँ नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी भी सब्जेक्ट में? तो इस बार सिलेक्शन पक्का? इस बार तो मतलब मिठाई के डब्बे के साथ सिलेक्शन पक्का ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लड़कियां बहुत सिंसियर होती हैं, जितना पूछो उतना जवाब देती है। अभी देखो तो महादेव को देखो, महादेव भाई क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताओ बहुत, अरे ये देख एक लाइन एक्स्ट्रा। यहाँ अभी अनिष्का से पूछा, और अनिष्का कैसी है? मैं बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? बढ़िया। कहाँ से हो? दौसा से। बढ़िया। वहां देखो बाय वन गेट वन फ्री। अनिष्का देखो अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना, ऐसे ही मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है चलो अनिष्का, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई महादेव भाई कहाँ से? सर, बीकानेर राजस्थान से। अरे तू भी बीकानेर में आया था महादेव भाई? एनआरसीसी है तुम्हारे यहाँ पे, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, शिवबाड़ी की, शिवबाड़ी के आगे। यस सर। शिवबाड़ी जगह है। हम्म, और एक गोलू मोलू के तुम्हारे वो रहते हैं रसगुल्ले। यस सर, बीकानेर रसगुल्ले। हाँ। और वो जो एनआरसीसी है ना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, उससे जस्ट yes, पहले, sir. उससे जस्ट पहले वो हो रहा है जहाँ पे घोड़ों के ऊपर रिसर्च होती है, कोने में रोड के उस साइड। हाँ सर। यार देख मतलब मैं आया हुआ हूँ। और एक वो देशनोक का करणी माता का मंदिर, चूहे वाला। यस सर। हाँ सर, पास में ही हूँ ना अभी। अरे यार अगली बार आऊंगा तो मैं इंस्टा पे बताऊंगा मैं वहां पे हूँ, फिर आ जाइयो। यस सर। और महादेव इससे पहले किसी बैच में? नहीं सर, ऑफलाइन था मैं। ऑफलाइन कहाँ से? सीकर था। अच्छा सीकर थे, सीकर, सीकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी कैसा लग रहा है महादेव? बड़ी कुछ बढ़िया तैयारी चल रही है? कुछ बॉटनी में कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं, बढ़िया तैयारी, बड़ सब सब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। कोशिका वाले चैप्टर में कोई बैकलॉग वगैरह कुछ भी? नहीं सर, बढ़िया है। सही है। क्लास में तो नोट नहीं करता ना? पक्का बताइए, सच सच। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं नोट्स करते क्लास में, अभी बाद में क्लास पूरी होने के बाद में। हाँ एक बार रिवाइज हो जाता है उससे ना। यस सर। सही है। पहले ड्रॉप लिया था महादेव तूने? नहीं, 12th फाउंडेशन किया था सर मैंने, पहले ड्रॉप। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो और कुछ बोलना चाहोगे? आज आज आप सबके सामने हो, कैमरे के सामने हो, बोल सकते हैं। अपने बारे में ही बोल रहे, बैच के बारे में नहीं तो अपने बारे में बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ नहीं। चल महादेव बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगता है तुम लोगों से बात करना। आऊंगा तो मिलूंगा पक्का बीकानेर ना। थैंक यू सर। ओके दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। थैंक यू सर। यस। चलो जी, और है कोई यहाँ पे? एक लड़की है, कोई है भी? हाय आदित्य और नेहा। नेहा आप हो यहाँ पे? यस सर। नेहा कहाँ से बात कर रही हो? कहाँ से? राजगढ़ से? अच्छा बिहार से। नेहा अपने सिर के ऊपर इतना पढ़ाई का बोझ क्यों रख रखा है? थोड़ा नीचे रख ले, वो सिर के ऊपर ही गिर जाएगी किस दिन। इतनी मोटी मोटी किताबें रख रखी है तूने, मुझे बड़ा डर लगता है इतनी मोटी किताबों से। और नेहा इस बैच में कैसा लग रहा है बॉटनी? कोई डाउट? कोई बैकलॉग तो नहीं है? चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और कुछ बोलना चाहती हो बैच के बारे में? सर मैं फर्स्ट बार ली हूँ ये टीम में। कोई बात नहीं, मगर पहली बार और अब आखिरी बार, इसके बाद लेना भी नहीं है। सिलेक्शन करो और जाओ, सही बात है ना? इस बार सिलेक्शन करना है और फिर भाग जाना है, डॉक्टर बनना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो सही है नेहा, ठीक है फिर इजाजत। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दोस्तों लगभग लगभग जितने बच्चे थे उन सबसे, सब लोगों से मेरी बात हो गई है। तो अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और पढ़ते रहना। और बाकी कोई लोड नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा है बस उतना पढ़ लेना। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आदित्य तू भी है क्या यहाँ पे?